इस बात को समझिए कि हम अभी है तो नहीं, ठीक है, लेकिन इतना आप लोग समझिए कि हम अभी जयप्रकाश नारायण ही हैं। क्या? और ये समझो कि सिमरी नहीं है, ये गांधी मैदान है। ठीक है, हाँ। और 5 जून 1974 ईस्वी आए, ठीक है ना। चलिए, संपूर्ण क्रांति कल क्या पढ़े थे? उसने कहा था, उसने कहा था ना, प्रकाश नारायण जी, ठीक है। बहुत मस्त व्यक्ति छाले, बहुत मस्त व्यक्ति छाले। 10वां में पढ़ने है वे, अगर टीचर पढ़े ने जहां कहीं भी भाई, तो जयप्रकाश नारायण के बाद बारे में पढ़ने हैं वे। बिहार के एगो बहुत मस्त व्यक्ति छाली, बहुत मतलब कहल नहीं जा सके है, ठीक है। हाँ, बहुत ज्यादा, हाँ, ठीक है। खैर चलिए, हम लोग संपूर्ण क्रांति के बारे में हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है। संपूर्ण क्रांति विदा में है क्या भाई? तो यह है भाषण। क्या है? भाषण, ठीक है, भाषण, जो कि 5 जून 1974 ईस्वी, कब? 5 जून 1974 ईस्वी को पटना के गांधी मैदान में ही भाषण देने रहा के जयप्रकाश नारायण जी दिए हुए थे, ठीक है। 5 जून 1974 ईस्वी को भाषण दिए हुए थे, किसका? संपूर्ण क्रांति का, गांधी मैदान में, ठीक है। काफी लोग जमा हुए थे, ठीक है। चलिए पहले इनके बारे में कुछ जानते हैं कि जयप्रकाश नारायण संपूर्ण क्रांति के लेखक कौन है भाई? जयप्रकाश नारायण संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किसने किया, ऐसे भी पूछ लेगा। जयप्रकाश नारायण ने। जयप्रकाश नारायण को लोकनायक के नाम से भी जाना जाता है। किसके नाम से? लोकनायक के नाम से, शॉर्ट में जेपी भी कहा जाता है इन्हें, ठीक है, जेपी, ठीक है। जन्म कब हुआ था भाई? 11 अक्टूबर 1902 ईस्वी। और निधन, मृत्यु कब हुआ था भाई? 8 अक्टूबर, अक्टूबर है, अक्टूबर लिखा गया है, ठीक है, अक्टूबर 1979 ईस्वी, ठीक है। जन्म स्थान सिताब दियारा गांव था, उत्तर प्रदेश के, है ना। और इस सारण जिला में, कहा? तो इक्वेशन पूछ लेगा एगो सिताब दियारा वाला, और एगो पूछ लेगा कि कहा? बिहार के सारण जिले, ठीक है। अब पिताजी का नाम हरसु दयाल और माताजी का नाम फूल रानी देवी, ठीक है। शुरू में जो शिक्षा गांव से ही प्राप्त किए हुए थे, 1922 ईस्वी में शिक्षा प्राप्ति के लिए अमेरिका गए। शिक्षा प्राप्ति के लिए कहां गए? अमेरिका गए। एक स्वामी सत्यदेव जी व्यक्ति थे जो अमेरिका के बारे में कहीं भाषण दे रहे थे कि अमेरिका में बहुत सारी व्यवस्था है, बच्चा गरीब बच्चा भी जा करके वहां पढ़ाई कर सकता है। कैसे? पार्ट टाइम जॉब करके, जाकर के होटल में या किसी चीज में, मतलब अपना काम भी करो 2-4 घंटा, और चाहो तो अपना कमा करके भी अमेरिका में पढ़ाई कर सकते हैं। मतलब सत्यदेव, स्वामी सत्यदेव जी भाषण दे रहे थे, तो जेपी जी सुन लिए, मतलब जयप्रकाश नारायण जी सुन लिए, तो उनको मतलब प्रेरणा मिला। ये भी क्वेश्चन पूछ देगा, ठीक है। प्रेरणा मिला और जाकर के अमेरिका में फिर पढ़ाई करने लगा, ठीक है। चलिए, ये सब जो है भारत रत्न मिला था मृत्यु के बाद 1965 से, जो है 65 ईस्वी में जो है मैग्सेसे सम्मानित किया गया था। मतलब जो जनता के लिए काम कर रहे थे ना, इसलिए इनको 1965 ईस्वी में सम्मानित भी किया गया था, समाज सेवा के लिए, ठीक है। तो ये सब क्वेश्चन कहीं से पूछा जा सकता है भाई, ठीक है। अब इतनी इस बात को समझिए कि हम अभी है तो नहीं, ठीक है, लेकिन इतना आप लोग समझिए कि हम अभी जयप्रकाश नारायण ही हैं। क्या? और ये समझो कि सिमरी नहीं है, ये गांधी मैदान है, ठीक है, हाँ। और 5 जून 1974 ईस्वी आए, ठीक है ना। चलिए, और इतना समझिए कि प्रॉपरली कि हम ही भाषण दे रहे हैं, ठीक है। देखिए,
बात को समझिए कि जयप्रकाश नारायण जी भाषण जो दे रहे हैं, मतलब ये सारी बातें जो लिखा हुआ है एक प्रकार से क्या है, भाषण। मतलब इतना बात जो जो है जयप्रकाश नारायण जी अपने मन से बोले हुए थे वहां जनता के लिए। ठीक है, क्या क्या बोले हुए थे, कैसे जनता के प्रति प्रेरणा दिए हुए थे, समझिए बातों को। बिहार प्रदेश छात्र संघर्ष समिति के मेरे युवक साथियों, बिहार प्रदेश के असंख्य नागरिक भाइयों और बहनों। वही वाला बात, कौन वाला, अरे हम लोग बातचीत चैप्टर पढ़े थे तो उसमें क्या कहा गया था कि जब स्पीच, मतलब भाषण स्पीच है ना हुआ, तो स्पीच जब दिया जाता है तो बोलते हैं लेडीज एंड जेंटलमैन इत्यादि वगैरह, भाइयों बहनों, है ना, सुनो, इस तरह से। तो वही बिहार प्रदेश छात्र संघर्ष समिति के मेरे युवक साथियों, मतलब मेरे साथी, मतलब छात्र संघर्ष समिति के जो है में जुड़े हुए थे कौन, जयप्रकाश नारायण जी। ठीक है, और मेरे साथ जो है युवक साथी भी जुड़े हुए थे, तो उनको बोल रहे हैं कि युवक साथियों, बिहार प्रदेश के असंख्यक नागरिक, मतलब इतनी संख्या में आया था, कितनी संख्या, मतलब असंख्यक मतलब बहुत संख्या। ठीक है, भाइयों और बहनों, अभी अभी रेणु जी ने जो कविता पढ़ी, मतलब अब यहां बात क्या हो रहा है कि हम जयप्रकाश नारायण हैं, अभी जो हम आप लोगों को भाषण दे रहे हैं, तो यहां कहने का अर्थ ये हो रहा है कि हमसे पहले रेणु जी आए हुए थे और आप लोगों को एक कविता सुनाई थी। तो अब उनको लेकर के हम कुछ बता रहे हैं कि अभी अभी जो है रेणु जी कविता पढ़ी, अनुरोध तो वास्तव में उनका था, मतलब कविता के माध्यम से रेणु जी अनुरोध कर रहे हैं, मतलब किए सुनाना तो वह चाहते थे, वह चाहते थे, मतलब अनुरोध बेशक किनका है, रेणु जी का। सुनाना कौन चाहते थे, रेणु जी। मुझसे पूछा गया कि वह कविता सुना दे या नहीं, मुझसे पूछा गया, मतलब किससे, हाँ जेपी जी से पूछा गया, मैंने स्वीकार किया, हाँ सुनाइए। लेकिन उसने बहुत सारी स्मृतियां और अभी भी हाल की बहुत दुखद स्मृति को जागृत कर दिया है, इससे हृदय मेरा भर उठा है, इससे मेरा हृदय भर उठा है। आपको शायद मालूम ना होगा, मतलब आप लोग को शायद मालूम नहीं होगा, ठीक से बैठो ना, मसवाल जगह नहीं रहो, करकराल जगह रहो, मसवाल नहीं रहो। मालूम ना होगा कि जब मैं वेल्लोर अस्पताल के लिए रवाना हुआ था, तो जाते समय मद्रास में 2 दिन अपने मित्र ईश्वर अय्यर के साथ रुका था। लिखे ली क्वेश्चन, क्वेश्चन पूछा जाता है, जब मद्रास में 2 दिन अपने मित्र किसके, ईश्वर अय्यर के साथ रुका था, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। वहां दिनकर जी गंगा बाबू मिलने आए थे। जब हम अपने दोस्त ईश्वर अय्यर के पास रुके हुए थे वहां 2 दिन, तो आप मतलब अब यहां ये भी दिखाना चाह रहे हैं कि हम जो भाषण दे रहे हैं भाई, आम आदमी नहीं है हम, और अच्छा काम कर रहे हैं आप लोगों के लिए। इतना बात समझिए कि जब हम मद्रास जा रहे थे तो अपने दोस्त ईश्वर अय्यर के साथ जो रुके हुए थे वहां, तो हमसे मिलने के लिए रामधारी सिंह दिनकर जी और गंगा बाबू मिलने आए थे। समझिए आप, हम छोटे मोटे आदमी नहीं हैं, इतना समझिए, ठीक है। कदे अब अहा नहीं सुने छे से अहा के अभी बाबू, तो दादाजी के पप्पा जी के नाम आ पप्पा जी के भी पप्पा जी के नाम, यानी दादाजी के नाम तक याद रखे छे। बात सही है कि नहीं, पूछ लेबे मम्मी पापा से। लेकिन अब का बच्चा क्योंकि समझता है जरूरत ही नहीं है भाई उतना।
अभी तो पढ़ो भाई। अभी बहुत कुछ पढ़ना है, अभी बहुते बाबू याद जकरा कहबे नहीं पहचाने छिए, ये तो गंगे बाबू है अभी। ठीक है, तो दिनकर जी और गंगा बाबू जी हमारे यहां मिलने आए थे, मतलब हमसे मिले। बल्कि गंगा बाबू तो साथ ही रहते थे उसमें ही, समझिए ना, गंगा बाबू हमारे साथ ही है। ठीक है, और दिनकर जो बड़े प्रसन्न दिखे, उन्होंने अभी हाल की अपनी कुछ कविताएं सुनाई। दिनकर जी तो कविता लिखते ही थे, ठीक है, और मुझसे कहा कि आपने जो आंदोलन शुरू किया है, कौन आंदोलन? छात्र आंदोलन। छात्र आंदोलन 1974 ईस्वी में जो छात्र आंदोलन किया गया था, 10वां में नहीं पढ़ा है तुम लोग? किया गया था पूरा बिहार, मतलब किया गया था बिहार में यह आंदोलन हुआ था, लेकिन यह आंदोलन पूरा अंतरराष्ट्रीय लेवल पर चला गया था, मतलब हर राज्य में फैल गया था ये आंदोलन, छात्र आंदोलन। और इसका नेतृत्व कौन किया था? जयप्रकाश नारायण जी। जबकि उस समय में जयप्रकाश नारायण जी बीमार भी थे और बूढ़े भी थे। ठीक है, जन्म कब हुआ जयप्रकाश नारायण जी का? 1902 में, 2 में, और 74 तो स्वाभाविक बात है भाई, 79 में तो मारा ही चला गया, तो है ना। तो और दिनकर जो बड़े प्रसन्न दिखे, उन्होंने अभी हाल की अपनी कुछ कविताएं सुनाई और मुझसे कहा कि आपने जो आंदोलन शुरू किया है, जितनी मेरी आशाएं आपसे लगी। कौन बोले? दिनकर जी। किनको? जयप्रकाश नारायण जी को। हम आप लोगों को बता रहे हैं कि दिनकर जी जो कविता लिखते थे हमसे बोले, क्या बोले? कि आप जो आंदोलन शुरू किए हैं, जितनी मेरी आशाएं आपसे लगी थी उन सब की पूर्ति हुई। मतलब दिनकर जी हम पर जो भी विश्वास आशाएं किए हुए थे हमने पूरा किया। आपके इस आंदोलन में, इस नए आह्वान में देश के तरुणों का आपने जो किया, यानी देश के लिए जो आपने किया, मैं देखता हूं। तालियां, अब तालियां बजाना शुरू। अब तालियां मत बजाइए, तालियां मत बजाइए। जब ये जयप्रकाश नारायण जी भाषण दो रहे तब बीच बीच में ताली बजते, तो जब ये ताली बजवलोगे जनता सब, तो जेपी जी कह लोगे कथी कि नहीं नहीं तालियां मत बजाइए, तालियां मत बजाइए, सुनिए, बातों को सुनिए। ठीक है, जैसे ही कहा कि भाई आपने जो किया, तो भाई जब ये जनता सुनेगा, हाँ भाई बड़ी अच्छी बात है भाई कि जेपी जी जो है जनता के लिए बहुत अच्छे काम किए। मतलब रामधारी सिंह दिनकर जी भी जाकर मतलब बोले कि आप बहुत अच्छे काम किए। जैसे ही सुने जनता तो तालियां शुरू कर दिए। जब तालियां शुरू किए तो कह तालियां, तालियां हरगिज ना बजाइए, मेरी बात चुपचाप सुनिए, मेरी बात सुनिए, तालियां मत बजाइए। अब मेरे मुंह से आप हुंकार नहीं सुनेंगे, मेरे मुंह से आप हुंकार नहीं सुनेंगे, मतलब अकर वाली बात नहीं सुनेंगे आप। देखिए कितना अच्छा बात बोल रहे हैं यहां, हुंकार नहीं सुनेंगे, लेकिन जो कुछ विचार मैं आपसे कहूंगा, देखिए मैं किसी को बुरा नहीं कह सकता, मेरे शब्द में हुंकार नहीं आएगा, लेकिन कुछ बातें ऐसी होगी जो आपको हो सकता है बुरा लगे थोड़ी देर के लिए। ठीक है, देखिए क्या कर, लेकिन जो कुछ विचार मैं आपसे कहूंगा वे विचार हुंकार से भरे होंगे। हो सकता है आपको बुरा लगे, मतलब वो बात हम बुरा कहना नहीं चाह रहे आप लोगों को। मेरा मत ये नहीं है कि आपको कुछ गलत बोले कि आप लोग अच्छे नहीं हैं, लेकिन हम जो शब्द बोलना चाहेंगे उस शब्द में हुंकार जरूर छुपा होगा। ठीक है, क्रांतिकारी वे विचार होंगे, वे विचार जो होंगे हुंकार से भरे होंगे, वे विचार जो होंगे क्रांतिकारी विचार होंगे, जिन पर अमल करना आसान नहीं होगा। जिन पर अमल करना मतलब उसको समझ लेना सबकी बस की बात नहीं है, लेकिन आप लोग समझिए, हम बार बार आप लोगों को समझा रहे हैं। ठीक है, अमल करने के लिए बलिदान करना होगा। तो अमल तो सब कर नहीं पाएगा भाई, क्योंकि सब जनता तो बलिदान करना नहीं चाहता है। तो हो सकता है यही बात
बात हुंकार की है, हम हुंकार देना नहीं चाहते हैं। तो अमल करने के लिए बलिदान करना होगा, कष्ट सहना होगा। हमारी बातों को समझने के लिए, अमल करने के लिए आपको कष्ट सहना होगा, बलिदान देना होगा, गोली और लाठियों का सामना भी करना होगा। किसने कहा? जयप्रकाश नारायण ने। किससे कहा? जनता को। सुन कौन रहा है भाई? जनता। जेलों को भरना होगा, क्योंकि बात तो स्वाभाविक है कि हम जो बात बोल रहे हैं, आप जो बुराई को छोड़ करके अच्छाई की तरफ आप जाइएगा तो हजारे मुसीबत आएगा। बात सही है कि नहीं सही है? आप जो किसी काम को अच्छा करना चाहिएगा तो मुसीबत आपके पास ज्यादा आएगा। तो ये जो समस्या है, इस समस्या का समाधान आप लोग अगर करना चाहते तो हजारों है ना। बात समझ में आ रहा है? तो ये जो बात जो होगा आसान है, मतलब कष्ट से सहना होगा, गोली लाठी इत्यादि वगैरह मतलब खाना होगा, जेलों को भरना होगा। अगर हम अच्छा बात काम करेंगे तो जेल में भी हो सकता है जाना पड़े आप लोगों को थोड़ी देर के लिए। हालांकि आप गलत या हम गलत नहीं है, लेकिन होता है ना भाई, जेल में भी जाना पड़े। जमीनों की कुर्कियां होगी, यह सब होगा, इतनी सारी चीजें होगी। समझिए, यह क्रांति है मित्रों, क्रांति। यह क्या है भाई? क्रांति है मित्रों, क्रांति। ठीक है, क्रांति है मित्रों। क्या है ये? क्रांति। और संपूर्ण क्रांति है। कौन क्रांति है? क्रांति में कौन क्रांति? संपूर्ण क्रांति। यह कोई विधानसभा के, यह कोई विधानसभा के विघटन का ही आंदोलन नहीं है। यह केवल विधानसभा, विधानसभा के विघटन का ही आंदोलन नहीं है। अभी हम क्या बोले, ये जो संपूर्ण क्रांति था बिहार लेवल पर शुरू हुआ था। राज्य में तो होता है विधानसभा, और जो केंद्र स्तर पर क्या होता है? लोकसभा होता है नहीं सब। हाँ, तो वही विधानसभा के विघटन का ही आंदोलन नहीं है भाई, वह तो एक मंजिल है जो रास्ते में है, दूर जाना है। ये तो एक छोटा सा मंदिर है, छोटा सा मंदिर, मतलब कि बिहार के लिए केवल नहीं होगा, ये दूर जाना है। जवाहरलाल नेहरू के शब्दों में, अभी न जाने कितने मीलों इस देश की जनता को जाना है। उस स्वराज को प्राप्त करने के लिए, स्वराज मतलब अपना राज्य, अपना राज्य प्राप्त करने के लिए, जिसके लिए देश के हजारों लाखों जवानों ने कुर्बानियां दी है। मतलब देखो, समझो कि यह जो भाषण दिया गया था 1947 ईस्वी में हम अपना देश आजाद हुआ था, और 1972, 73, 74 के अंतराल आते आते तक अपना देश उतना बढ़िया नहीं रहा था। भुखमरी, भ्रष्टाचारी, बेरोजगारी। इंदिरा गांधी जी जो प्रधानमंत्री उस समय में जो बनी हुई थी, कहानी राजनीतिक जो पढ़ाएंगे तो उसमें ज्यादा समझ में आएगा कि इंदिरा गांधी जी हालांकि काम बहुत अच्छा भी किए हुए हैं, और बहुत ऐसा काम किए हुए जो लोगों को मतलब अपना, इतना बात समझिए तो इंदिरा के, चलिए, गरीबी मिटाओ का नारा भी इंदिरा गांधी ने, है ना, दी थी। ठीक है, तो वही कहा जा रहा है। देखिए, हम हजारों लाखों जवानों ने कुर्बानियां दी है, जिसके लिए सरदार भगत सिंह
देखिए तो उसके साथ ही बंगाल के सारे क्रांतिकारी साथी, महाराष्ट्र के साथी, देश भर के क्रांतिकारी सभी गोली का निशाना बने। और आप लोग अभी भी सो रहे हैं, तो जागिए ब्रजराज कुंवर, जागिए। या तो फांसी पर लटकाए गए इन सभी लोगों को, या तो मार दिया गया, है ना। जिस स्वराज के लिए लाखों लाख देश की जनता बार बार जेलों को भरती रही, मतलब जेल में ले जाया जाता था, उसको मारा जाता था, पीटा जाता था, फांसी पर लटका दिया जाता था, लेकिन आज 27-28 वर्ष के बाद का जो स्वराज है उसमें जनता कराह रही है। कराह रही है मतलब खुशी नहीं है, जनता अभी भी समझिए क्या है, समस्या में है। जनता अभी भी क्या है, समस्या में। अब समझिए कि जब 1947 ईस्वी में हमारा देश आजाद हो गया भाई, तो आजादी का मतलब ही क्या होता है, आजादी का मतलब ही क्या होता है भाई, तो हम अच्छे से अपना जिंदगी जिए अपने देश में, राज्य में, क्षेत्र में, गांव में, शहर में। लेकिन आजादी नहीं था। कोई नेता है, चाहे कोई आतंकवाद है, जो मतलब कुछ गलत कर रहा है, लोगों को लूट रहा है, मारा पीटी कर रहा है, भूखमरी है, बेरोजगारी है, भ्रष्टाचारी है, अभी भी जनता खुश नहीं है। आजाद तो हम लोग 1947 में हो गए, लेकिन अभी 1974 भी चल रहा है, तब भी बहुत जनता समस्या से जूझ रहा है, कराह रहा है। इस चीज को समझिए। उसमें जनता कराह रही है, भूख है, महंगाई है, भ्रष्टाचारी है, बेरोजगारी है, कोई काम नहीं जनता का निकलता है बगैर रिश्वत का। बिल्कुल सही बात भाई। अब अगर कुछ भी आप काम करने के लिए जाते हैं तो बिना रिश्वत का काम नहीं हो पा रहा है, जनता का कोई काम सही ढंग से हो नहीं पा रहा है। कौन कह रहे हैं, जेपी जी। किसको, जनता को। मतलब जागरूक करना चाह रहे हैं कि आप लोग जागिए। ठीक है। अब देखिए रिश्वत दिए सरकारी दफ्तरों में, बैंकों में, हर जगह टिकट लेना है, उसमें जहां भी हो रिश्वत के बगैर काम नहीं जनता का होता। मतलब कहां, समझिए, कोई भी सरकारी दफ्तर हो, सरकारी कोई भी संस्था हो, उसमें कुछ भी अगर जनता काम कराने के लिए जाती है तो उसे पैसा रिश्वत के तौर पे लिया जाता है। बैंकों में जाइए तो वहां भी रिश्वत लिया जाता है। हर जगह टिकट लेना है या फिर जहां भी जाना है, हर जगह रिश्वत देना होता है। किसको, जनता को। तो फिर हम आजाद है कहां भाई। जो मेरा हक है वो हमें हक रिश्वत दे करके मिल रहा है, तो इसका मतलब तो हम आजाद नहीं है भाई अभी भी। जेपी जी तो यही कहना चाह रहे हैं जनता को। हर प्रकार के अन्याय के नीचे जनता क्या हो रही है, दबी हुई है। हर प्रकार का न्याय जनता पर पड़ा है। शिक्षा संस्थाएं भ्रष्ट हो रही है, शिक्षा की संस्थाएं भी क्या हो रही है, भ्रष्ट हो रही है। शिक्षा भी आगे नहीं बढ़ रही है। हजारों नौजवान का भविष्य अंधेरे में पड़ा हुआ है। नौजवान सब पढ़ लिख करके कुछ, या तो उसको जो बहुत नौजवान पढ़ा नहीं है, जो पढ़ा भी है तो उसको रोजगार नहीं है, तो कहीं ना कहीं समस्या है। जीवन उनका नष्ट हो रहा है। शिक्षा दी जाती है लेकिन गुलामी की शिक्षा दी जाती है। शिक्षा तो दी जाती है लेकिन गुलामी की शिक्षा दी जाती है। शिक्षा पाकर दर दर ठोकरे खाना नौकरी के लिए, शिक्षा पा लेता है फिर भी। अब उस समय में भी कुछ लोग जो पढ़ा लिखा था तो बेरोजगारी था, भ्रष्टाचारी था, ठीक है। हाँ, खाना नौकरी के लिए नौकरियां मिलती ही नहीं, दिन पर दिन बेरोजगारी बढ़ती जा रही है। गरीब की बेरोजगारी बढ़ती जा रही है। गरीबी हटाओ, देखो अभी बोले थे ना, गरीबी हटाओ के नारे जरूर लगाए गए लेकिन गरीबी हटा नहीं। गरीबी, अब वही तो बता रहे हैं, क्या बोले थे अभी, उस समय में
इंदिरा गांधी जी प्रधानमंत्री थे और गरीबी हटाओ का नारा लगाए। जैसे ही मतलब इंदिरा गांधी का जो है ना केंद्र सरकार पर जो है तख्ता उसका था, लेकिन बहुत सारे राज्य सरकार पर हम लोग जो पोल साइंस पढ़ेंगे तो उसमें सारी कहानी सारी बातें समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो हुआ ये था कि उस समय में इंदिरा गांधी पावरफुल व्यक्ति, दो दो बार उनका सरकार गिरा और फिर पलटी मार देती थी, फिर जीत ले चले। ये गरीबी मिटाओ का नारा जो है जैसे ही दी तो सभी जनता इंदिरा गांधी को वोट दिया। भाई गरीबी मिटाओ, गरीबी मिटाओ, गरीबी मिटाओ नारा लगा दी दिमाग लगा करके, और तब जनता जो है सो वोट दे दिया। तो गरीबी हटाओ का नारा जरूर लगा है, लेकिन गरीबी हटा नहीं है, लेकिन गरीबी बढ़ी है बल्कि हटी नहीं है। पिछले वर्षों में तो मित्रों आज की स्थिति यह है, और इस स्थिति में वहां दिनकर जी ने कुछ हमें अपने शब्दों में सुनाए, बड़े हृदयग्राही थे। कौन? दिनकर जी बड़े हृदयग्राही थे। हृदयग्राही मतलब समझ में आ रहा है ना, मतलब लोगों के लिए अच्छा, हृदय दयावान व्यक्ति। है ना। और उसी रात जब विदा हुए, उसी रात को हमारे मित्र रामनाथ जी गोयनका, है ना, जो इंडियन एक्सप्रेस के मालिक थे। कौन? रामनाथ जी गोयनका के घर पर वह मेहमान थे। एक नंबर में ये भी क्वेश्चन पूछ लेगा। एक क्वेश्चन तो ये पूछ लेगा कि इंडियन एक्सप्रेस के मालिक कौन थे, तो रामनाथ जी गोयनका, और जयप्रकाश नारायण के मित्र का क्या नाम था? रामनाथ जी गोयनका। या फिर जो है दिनकर जी किनके घर पर रुके हुए थे, तो रामनाथ जी गोयनका के घर पे मेहमान के रूप में थे। रात को दिल का दौरा पड़ा, ये भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि दिनकर जी को जो है रात को जो दिल का दौरा पड़ा था किसके घर पर? रामनाथ जी गोयनका। क्वेश्चन तो लिखवाए भी अभी शायद, है ना। 3 मिनट में उनको अस्पताल पहुंचाया गोयनका जी ने। ठीक है, 3 मिनट में किनको पहुंचाया गया? दिनकर जी को। दिनकर जी को दिल का दौरा ना पड़ा। कहां दौरा पड़ा? तो रामनाथ जी गोयनका के घर पर, और 3 मिनट में उनको पहुंचाया गया कहां? अस्पताल। अब समझ में आया कौन अस्पताल? तो ये भी पूछ लिया जाएगा कि दिनकर जी को जब दिल का दौरा पड़ा तो कौन अस्पताल में ले जाया गया? तो विलिंगडन नर्सिंग होम। बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है ये। विलिंगडन नर्सिंग होम अस्पताल में ले जाया गया। शायद उसे कहते हैं सारा इंतजाम था वहां पर, मतलब वहां पर जो है अस्पताल में सारा इंतजाम था। पटना का अस्पताल तो पता नहीं 3 घंटे में भी तैयार न हो पाता। 3 मिनट में वहां सारा व्यवस्था भी था, लेकिन पटना की स्थिति देखिए भाई, बहुत खराब है। सभी डॉक्टर सब तरह के औजार लेकर तैयार थे, लेकिन दिनकर जी का हार्ट फिर से जिंदा नहीं हो पाया। हार्ट प्रॉब्लम था भाई, दिल का दौरा मतलब हार्ट प्रॉब्लम। उसी रात उनका निधन हो गया। ऐसी चोट लगी उनकी यह कविता सुनने के, उनका वह सुंदर सौम्य जोशीला चेहरा याद आ गया। किसको? जेपी जी को याद आ गया। ठीक है, आज लगता है हमारे 2 मित्र की कितनी कमी महसूस हो रही है हमको। समझिए, मतलब ये जो मित्र थे इन लोगों का निधन हो गया है। अब हम हो जाए वाला छी। अब भाई तो कब 1974 की बात है ना, हमारे कब थे? हाँ तो जाए वाला छी ना 5 साल में।
मतलब जेपी जी, ठीक है, जाने वाले हैं भाई, ठीक है, ठीक है। तो इतना समझिए, आज भाई बेनीपुरी जी होते, बेनीपुरी राम वृक्ष बेनीपुरी, लेखक दिनकर जी और राम वृक्ष बेनीपुरी जी होते, उनकी लेखनी में जो ताकत थी ना, उनकी मतलब उनकी जो लिखते जो थे दिनकर जी और राम वृक्ष बेनीपुरी जी, उनमें जो ताकत थी, आज जुलूस का, आज की इस सभा का जो वर्णन वह देते, मतलब वह जो आज मतलब इस सभा में आज जो वो लोग, मतलब वे लोग जो रहते, कौन कौन, दिनकर जी और बेनीपुरी जी, तो अपने अनुसार जो बताते उसका बात ही कुछ अलग होता। एक एक सम में अंगार होते, अंगार समझ रहा है ना, फूल बने अंगारे, मूवी है गो, कौन, फूल बने अंगारे, मतलब अब अच्छा व्यक्ति भी आग का, अंगारे मतलब आग का गोला, ठीक है। आज दिनकर जी जो कविता लिखते नए भारत के नवनिर्माण के लिए, आज जो रहते ना दिनकर जी बेनीपुरी जी, तो भारत के निर्माण के लिए, नए निर्माण के लिए, नवनिर्माण मतलब नए निर्माण के लिए जो कविता लिखते, उसमें बात कुछ अलग होती। जो देश के युवकों और छात्रों और देश के साधारण व्यक्तियों, नर और नारियों के द्वारा आज से हो रहा है, प्रारंभ हो गया, वह कविता शायद इस नवीन यानी नई क्रांति का एक अमर साहित्य बन जाती, वो जो लिखते तो। लेकिन आज सौभाग्य, दुर्भाग्य की बात यह है कि आज वो दोनों में से कोई है नहीं, ना न दिनकर जी है ना बेनीपुरी जी है। तो मित्रों ये स्मृतियां जगी है और इसका भार हृदय पर है। इसका भार क्या है? हृदय पर है। मैं तो थक गया हूं भाई, आप बूढ़ा भगली ना, मैं तो थक गया हूं, मैं थक गया हूं, लेकिन आज बड़ी भारी जिम्मेदारी हमारे कंधों पर आई है और मैंने इस जिम्मेदारी को अपनी तरफ से मांग करके नहीं लिया है। यह जो हमारे ऊपर जिम्मेदारी है, यह जब भाषण दिल के तब न बिहार लेवल पर चल या चल गए देश लेवल पर, पूरा हर जगह दूसरे दूसरे देश में फैल गया, उस समय में फैल गया। आप समझिए, उस समय में ना तो मान लीजिए कोई नेट वगैरह है ना, या ना कोई इतना मतलब व्यवस्था था फैलने का। मैंने इस जिम्मेदारी को अपनी तरफ से मांग करके नहीं लिया है, तरुणों से, छात्रों से बराबर कहता रहा हूं। जब पहला हमने आह्वान किया था, मतलब संपूर्ण क्रांति का जो आह्वान किया था, तो यूथ फॉर डेमोक्रेसी का, लोकतंत्र में युवकों का क्या रोल है, यह हमने जो बताया था उसमें लिखा था और उसके बाद बराबर कहता रहा हूं, संचालन समिति में बहस करता रहा हूं। हम बूढ़े हो गए हैं, हमारी सलाह ले लीजिए, लेकिन हमको इसका नेतृत्व जयप्रकाश नारायण जी, देखो संपूर्ण क्रांति जो है किया कौन था, तो जागरूक हुआ था कौन भाई, लड़का लोग यानी विद्यार्थी, इसलिए इसको छात्र आंदोलन भी कहा जाता है। छात्र मतलब विद्यार्थी लोग आंदोलन करना चाहा, तो किसी भी आंदोलन को करने के लिए किसी न किसी मुख्य नेता को अगुवाई करवाई जाती है, क्योंकि आप कुछ भी आंदोलन अगर करना चाहते हैं ना, 10वां में बढ़िया से पढ़ा है, वो सब हिस्ट्री, ज्योग्राफी, राजनीति सब पढ़ा है, पोल साइंस सब,
पढ़वे नहीं किया होगा बढ़िया से, कुछ बच्चा जो पढ़ा है वो अलग। तो मतलब क्या है कि किसी भी चीज को अगर आंदोलन करना है तो इसके लिए आपको जनता नेता का सपोर्ट चाहिए। आप चाहे 10 आदमी, 200 आदमी, 500 आदमी, 1000 आदमी, 2 लाख आदमी हो गए, कोई आपके अंदर मतलब आपके पास कोई नेता नहीं रहेगा आपको साथ देने वाला, तो फिर कहीं ना कहीं वो त्रुटि है। तो छात्रों ने सोचा कि इसकी अगुवाई किसको करा जाए, तो जयप्रकाश नारायण जी को। तो जयप्रकाश नारायण जी के पास गए कि सर आप जो है इस छात्र आंदोलन का मुख्य नेतृत्व कीजिए, मुख्य बनिए, ठीक है। तब जाकर के उन्होंने, लेकिन जयप्रकाश नारायण जी छात्र आंदोलन यानी कि संपूर्ण क्रांति का आह्वान तो किया, नेतृत्व तो किया, लेकिन उससे पहले जेपी जी क्या बोले, बोले कि सुनिए हम इसका नेतृत्व तो करेंगे, लेकिन हम आपकी बात आपकी बात आपकी बात सबकी बात सुनेंगे, हम सबकी बातों को हम समझेंगे भी, लेकिन अंततः रिजल्ट जो होगा हम अपनी मर्जी से तय करेंगे कि करना क्या है। क्योंकि हो सकता है नवयुवक खून में बोकलैल वाला सब नहीं समझा, कहेगा मार तो मार, तो आंदोलन के बदले वो झगड़े कर लेगा, लड़ाइयाँ कर लेगा। आंदोलन होता है ना भाई कि हिंसक नहीं होना चाहिए। हम आपकी भी बात सुनेंगे, आपकी बात सुनेंगे, सबका बात सुनेंगे हम, लेकिन अंततः जो हम निर्णय लेंगे वही फैसला होगा, ठीक है भाई। लेकिन फैसला अच्छा ही लेते थे। हम बूढ़े हो गए, हमारी सलाह ले लीजिए, हम दूसरी पीढ़ी के हो गए, आप नई पीढ़ी के लोग हैं, देश का भविष्य आपके हाथों में है। किसको कहा? जनता। अब जेपी जी अभी बता रहे हैं जनता को, लेकिन ये बात किसको बोले हुए थे? जो छात्र लोग जो बोला था कि आप नेतृत्व कीजिए, तो छात्र को बोले थे कौन? जेपी जी, कि भाई हम तो अब बूढ़े हो गए हैं, ठीक है, हमारी सलाह लीजिए, हमसे मतलब सजेशन लीजिए, सलाह लीजिए कि क्या क्या करना है, और समझिए कि हम तो दूसरी पीढ़ी के हो गए हैं, बूढ़े हो गए हैं, आप नई पीढ़ी के लोग हैं, देश का भविष्य आपके हाथों में है। तो अब जनता को कह रहे हैं ये बात कि आप लोग समझिए कि आप नई पीढ़ी के लोग हैं, देश का भविष्य आपके हाथों में है, उत्साह है आपके अंदर, शक्ति है आपके अंदर, जवानी है, विद्यार्थी को कहा जा रहा है, जवानी है आपके अंदर, आप नेता बनिए, आप ही में से कोई नेता बन जाइए। जयप्रकाश नारायण जी बोले कि अब हम तो भाई बूढ़े हो गए हैं, आप लोगों में से भी कोई नेता बनिए, मैं आपको सलाह दूंगा। तो छात्रों ने कहा जयप्रकाश जी मार्गदर्शन से काम चलने वाला नहीं है। मतलब बात समझ में आ रहा है? बात कब की है कि जब छात्रों ने आंदोलन करना चाहा, तो इस आंदोलन के लिए अगुवाई किसको करवाना चाहा? जयप्रकाश नारायण को। तो जयप्रकाश नारायण जी के पास जब छात्रों ने बताया, बोला कि आप नेतृत्व कीजिए, तो ये सारी बातें जयप्रकाश नारायण जी किसको बोले? छात्रों को, कि मैं बूढ़ा हो गया हूं, है ना, अब जो है हमारी सलाह मानिए, हमारा मार्गदर्शन आप लोग कीजिए, मतलब हम जैसे जैसे बताएंगे आप लोग कीजिए, लेकिन आप ही लोगों में से कोई नेता बनिए। तो छात्रों ने क्या कहा? नहीं, मतलब आपके केवल सलाह से नहीं होगा, आपको इसमें रोल खेलना पड़ेगा। तो जयप्रकाश जी मार्गदर्शन से काम चलने वाला नहीं है, आपको नेतृत्व करने के लिए, मतलब नेतृत्व करना होगा, स्वीकारना होगा कि इस आंदोलन का नेतृत्व आप ही कीजिए। मैं टालता रहा नेतृत्व के लिए, मैं टालता रहा कि हम नहीं करेंगे, अब बूढ़े हो गए हैं, लेकिन फिर भी हमको बनाया गया। क्यों भाई? हम अच्छे थे, छात्रों को लगा था कि हम इसमें अच्छा काम कर सकते हैं, टालता रहा, लेकिन अंत में वेल्लोर जाते समय मैंने उनको ग्रहण, यानी उनके आग्रह को स्वीकार कर लिया। अंततः जो है जब छात्रों ने नहीं माना, तब जाकर के संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व हमने किया।
स्वीकार करते समय मैंने अनुभव किया कि अपनी अयोग्यता का और नम्रता पूर्वक यह स्वीकार किया, परंतु छात्रों से भी, आप सब से भी, अब छात्रों से भी और आप जो जनता है आप सब से अनुरोध है कि नाम के लिए मुझे नेता नहीं बनना है। कि हाँ, संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व हम कर रहे हैं, नाम तो मेरा ही है, बाकी जो करना है तुम लोग करो, नहीं। नाम के लिए हम नेता नहीं बनना चाहते, हम काम के लिए नेता बनना चाहते हैं। मुझे सामने खड़ा करके कोई हमें डिक्टेट करे पीछे से कि क्या करना है जयप्रकाश नारायण तुम्हें, तो इस नेतृत्व को कल मैं छोड़ देना चाहूंगा। मुझे कोई डिक्टेट करे या मुझे जयप्रकाश नारायण तुम्हें, तो इस नेतृत्व को मैं कल छोड़ना चाहूंगा, कल अब भी छोड़ दूंगा। अमेरिका का दलाल भी कहा गया है जयप्रकाश नारायण को कि अमेरिका से पढ़ाई करके आया है, वहां का दलाली कर रहा है। मैं सबकी सलाह लूंगा, तालियां नहीं, तालियां नहीं, तालियां नहीं, तालियां मत बजाइए, ये झूठों का भर 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 भर, भर नहीं कीजिए। बात सुनिए, बात बात समझिए। सबकी बात सुनूंगा मैं। अभी मैं बोला था ना कि क्या कहे थे कि मैं सबकी बात सुनूंगा, आपकी बात सुनूंगा, आपकी बात सुनूंगा, छात्रों की बात सुनूंगा, जितना भी ज्यादा होगा, जितना भी समय मेरे पास होगा, उनसे बहस करूंगा मैं, समझूंगा मैं, अधिक से अधिक उनकी बात में स्वीकार करूंगा भी, मतलब लोगों की, छात्रों की, आपकी भी बात सुनूंगा, स्वीकार करूंगा, जनसंघर्ष समिति की भी बात सुनूंगा, लेकिन फैसला मेरा होगा। अंत तो फैसला क्या होगा? मेरा होगा। इस फैसले को इनको मानना होगा, आपको मानना होगा, छात्रों को मानना होगा, और आपको भी मानना होगा और छात्रों को भी मानना होगा। तब तो इस नेतृत्व का कोई मतलब नहीं है, तब यह क्रांति सफल हो सकती है, और नहीं तो आपस के झगड़ों में, बहसों में पता नहीं कि हम किधर बिखर जाएंगे। बिल्कुल सही बात। अब कहने का मतलब जयप्रकाश नारायण जी देखिए कितना दिमाग लगाए हैं। हो सकता है छात्रों हमें नेतृत्व करने को कह रहा है और अपनी मर्जी से जो है कुछ भी कर लेगा, हमसे मतलब कहने का कि नाम के लिए हमको नेता बना देगा, लेकिन मन मर्जी जो होगा सो कर लेगा जा करके। नहीं समझा? तो ऐसा नहीं होना चाहिए। और देखिए कितना बेखूबी, मतलब अच्छा से अपना रोल अदा किए भाई, तब जा करके बिहार लेवल पर था और देश लेवल पर लेकर के चला गया भाई। और क्या नतीजा निकलेगा? बहुत दिनों से सार्वजनिक जीवन में 1921 ईस्वी में जनवरी के महीने में इस घटना पटना कॉलेज में, अब देखिए अब क्या कह रहे हैं कि 1921 ईस्वी की घटना बता रहे हैं आप कुछ अपने बारे में, कि पटना कॉलेज में आईएससी का विद्यार्थी था मैं। पटना कॉलेज में आईएससी का विद्यार्थी था। आईएससी मतलब इंटर ऑफ साइंस, जैसे इंटर अहाँ सब कह दीजिए आइए, इंटर ऑफ आर्ट, ये सब बुझे कि नहीं बुझे? आइए अहाँ सब अभी जे अहाँ के पूछत कि कथी में पढ़े तो कथी कहबे? आइए में, इंटर ऑफ आर्ट्स। आई कॉम कोई कहते कॉमर्स वाला, तो इंटर ऑफ कॉमर्स। आईएससी जो साइंस रखा होगा इंटर में, वो आईएससी हो गया, इंटर ऑफ साइंस। ठीक है, तो वही कह रहे हैं कि आईएससी
का विद्यार्थी था, हमारे साथ हमारे निकट के साथी थे, वे सब छात्रवृत्ति पाने वाले थे। मतलब हमारे तो आप क्लियर कर दिली बात मुझे साइंस रखने चले, विद्यार्थी पढ़ो लिखा वाला चले, ठीक है। ऐसा नहीं है, आर्ट्स वाला भी पढ़ता है भाई, सब पढ़ता है, सब अच्छा ही विद्यार्थी होता है। छात्रवृत्ति पाने वाले थे, क्या पाने वाले? छात्रवृत्ति पाने वाले थे, मुझे भी छात्रवृत्ति मिलती थी। सब अव्वल दर्जे के थे, अव्वल मतलब बढ़िया पढ़ा लिखा वाला विद्यार्थी सब था, ठीक है। क्रीम थे, उस समय के विद्यार्थी में एकदम खुआ लगल था, मतलब अच्छा विद्यार्थी सब था। और हम सब ने एक साथ गांधी जी के आह्वान पर असहयोग आंदोलन भी किया। असहयोग आंदोलन कब हुआ? 1922 ईस्वी में। असहयोग आंदोलन में कूद पड़े सीधा, आईएससी में हम पढ़ते थे। और उसी समय में क्या हुआ, 1920 से 22 ईस्वी तक असहयोग आंदोलन चला था, वहां ना 1920 से 22। तो 1921 ईस्वी में जब हम थे तो कॉलेज में थे, उसी समय हम जब असहयोग आंदोलन चला था, उसी समय में हम जो है असहयोग आंदोलन में हमारे कुछ विद्यार्थी उसमें कूद गए। भाई मेरा भी जीवन था, हम भी अपना पढ़ाई लिखाई करते, हम काहे जनता के लिए करते भाई? तो ऐसा उन्होंने नहीं सोचा, ठीक है ना। असहयोग आंदोलन किया। असहयोग आंदोलन करने के बाद करीब 1.5 वर्षों ही मेरा जीवन बीता। चूंकि मैं साइंस का विद्यार्थी था, तो राजेंद्र बाबू के सचिव या मंत्री या मित्र जो कहिए, जो राजेंद्र बाबू के सचिव थे या कोई मंत्री थे या फिर उनके दोस्त थे, जो कहिए आप लोग, मथुरा बाबू के उनके जमाता बाबू फूलदेव सहाय वर्मा के थे। उनके पास मतलब उनका रिलेशन उनके साथ, फिर उनका रिलेशन उनके साथ, और उनके पास हमको भेज दिए। उस समय में मतलब कॉलेज के कुछ काम वगैरह भी करते थे, कुछ पैसा वगैरह मिल जाता था, गरीबी थी भाई, ठीक है। उनके पास भेज दिया गया कि फूलदेव बाबू के साथ रहो। किसके साथ रहो? फूलदेव बाबू के साथ रहो, और उनकी लेबोरेटरी में, उनकी प्रयोगशाला में, प्रयोगशाला प्रैक्टिकल जो रूम होता है, कुछ प्रयोग करो और उनसे कुछ सीखो। महामना मदन मोहन मालवीय जी के लिए मेरे हृदय में आहा पूजा का भाव है। किसका भाव है? ये जो मदन मोहन मालवीय जी जो है ना, उनके लिए मेरे हृदय में पूजा, भगवान का दर्जा मतलब है। परंतु हिंदू विश्वविद्यालय में भी दाखिल होने के लिए मैं तैयार नहीं था, क्योंकि सरकारी रुपया, सरकारी मदद विश्वविद्यालय को मिलती थी, स्वतंत्र नहीं था, वह पूर्ण रूप से राष्ट्रीय विद्यालय नहीं था। तो मैं किसी विद्यालय में नहीं गया। बिहार विद्यापीठ में, बिहार विद्यापीठ में मैंने परीक्षा दी और आईएससी पास तो करना ही था भाई। अब आईएससी पास तो करना ही था। फिर जो है हम आईएससी वहां से पास कर गए। उसके बाद उतना भूसकोल तो हम थे नहीं भाई, है ना। उसके बाद बचपन में जब हाई स्कूल में था, मैंने स्वामी सत्यदेव की भाषण, अभी बोले थे हम पहले कि जब मैं बचपन में स्कूल में था तो एक बार सुना था कि स्वामी सत्यदेव जी भाषण दे रहे थे, और उनका भाषण सुने अमेरिका के बारे में बताए थे। ये भी बोले थे, कोई धनी घर का नहीं हूं, थोड़ी सी खेती और पिताजी नहर विभाग में जिलादार। मतलब कौन कह रहे हैं? जेपी जी अपने बारे में कह रहे हैं कि मेरे पास भी कोई ज्यादा संपत्ति या फिर कोई बड़े घर के लड़के नहीं है भाई हम, बल्कि हम एक छोटे मोटे, है ना, थोड़ा बहुत खेती वगैरह चल रहा है, और पिताजी नहर विभाग के कुछ जिलादार हैं। बाद में रिवेन्यू असिस्टेंट भी बने उनके पिताजी।
नॉन गजटेड अफसर भी बने, उनकी हैसियत नहीं थी कि वह मुझे अमेरिका भेजे पढ़ने के लिए। किनकी हैसियत नहीं थी? मेरे पिताजी की, है ना, भेजे। तो मैंने सुना था, क्या सुना भाई, कि अमेरिका में मजदूरी करके लड़के पढ़ाई कर सकते हैं। कौन बोले थे ये बात? भाषण दिए थे सत्यदेव, स्वामी सत्यदेव जी। तो उनका भाषण हम सुने थे कि अमेरिका में जा करके वहां कुछ मजदूरी इत्यादि कर करके भी, चाहे पार्ट टाइम जॉब करके वहां चाहे तो अपना पढ़ाई कर सकता है। बस मेरी इच्छा थी कि आगे पढ़ना है मुझे। आंदोलन तो गिराव पर आ गया, और आंदोलन तो समाप्ति होने वाला था तब ना, 1920 से 22 में चला तो गिराव पर आ गया था। ठीक है, चढ़ाव पर था, उतर चुका है। इस बीच अमेरिका से कुछ शिक्षा प्राप्त करके आ जाऊं मैं, मेरा मन हुआ उनकी बातों को सुनने के बाद। किनकी बातों को? स्वामी सत्यदेव जी जो भाषण दिए थे कि गरीब बच्चा भी जाकर के कुछ मजदूरी करके और वहां जो है अपना पढ़ाई कर सकता है। तो हमारी भी इच्छा हुई, इसलिए अमेरिका गया। अमेरिका गया, कुछ लोग हैं जो हमारे पता क्या कर, हमारे पता नहीं कि उन्हें किस नाम से पुकारूं। कुछ लोग हैं, सुनो अब वही बात जो हमें अमेरिका का दलाल कहा। कुछ लोग हैं, पता नहीं मैं नाम क्या है ना, नाम से किस नाम से उनको चपर चौन्हा को पुकारूं, क्या बोलूं मैं उसे। लेकिन सुनो तुम लोग, है ना, मुझे आज बरसों से गालियां देते रहे। कितनी गालियां मुझे दी गई है, क्योंकि अमेरिका में मैंने पढ़ा, इसलिए मुझे अमेरिका का दलाल भी कहा। इसलिए मैं अमेरिका का दलाल बना हुआ हूं, मतलब उन लोगों का कहना है। निक्सन को दे दो तार, जयप्रकाश की हो गई हार। आदमी सबको है कि निक्सन को, अमेरिका के राष्ट्रपति निक्सन उस समय में, इसलिए कहा निक्सन को दे दो तार और जयप्रकाश की हो गई हार। मतलब अरे मतलब जयप्रकाश नारायण के कुछ दुश्मन लोग कुछ होगा भाई। ठीक है, तो वही जो है नाम, ये नारे लगाए गए मेरे नाम से, समझो। मैं पढ़ने के लिए वहां गया, अपना मजदूरी करके पढ़ने के लिए गया, तब जाकर के जो यहाँ के कुछ लोग जो है मुझे ऐसा कहा। मित्रों, अमेरिका में बगानों में, लेकिन सुनिए, अभी तो हमने आपको ये कहा कि अमेरिका में मजदूरी करके हमने पढ़ाई किया, लेकिन कैसे मजदूरी किया जनता आप लोग सुनिए, कि अमेरिका में मैंने बगानों में काम किया। बगान बगीचा जानता है ना, अब बगीचा में क्या किया होगा, वही ना, उठा पटक वाला, साफ सफाई वाला कुछ। कारखानों में काम किया, कारखाना मतलब जो कंपनी वगैरह सब जो होता है, लोहा लक्कड़ इत्यादि वगैरह उठाओ फुटाओ कुछ भी, है ना, कारखानों में काम किया है। लोहे के कारखानों में, जहां जानवर मारे जाते हैं वहां भी हमने काम किया है। उन कारखानों में भी काम किया है जहां जानवर मारे जाते हैं। अब जैसे जानवर वगैरह का कारखाना सब होता है ना बहुते, उसमें भी हमने काम किया है। जब यूनिवर्सिटी में पढ़ता था तो छुट्टियों में काम करके इतना कमा लेता था कि कुछ खाना हमें 3-4 विद्यार्थी मिलकर के पकाते थे, और एक कमरा में अकेला नहीं, पैसा के कारण बहुत सारे लड़का मिल करके रहते थे, और सस्ते में हम लोग खा पी लेते थे। कपड़ा वगैरह भी कंबल लोग के रखे चले थे, एगो कंबल पर मतलब दोनों आदमी एडजस्ट कर ले, एक में दोनों घुसिया जो मतलब, है ना। अब भाई एक ही बिस्तर, मतलब अब जैसे होता है ना भाई, बेड बाय बेड लगा रहता है विद्यार्थी का, लेकिन उस समय इतनी गरीबी थी कि समझो एक एगो अगर चौकी है, एक एगो पटिया है भाई, वही उसी पर सो जाओ सब, है ना। तो ऐसी स्थिति थी, और सस्ते में हम लोग खा पी लेते थे। एक कोठरी में देखो कई आदमी मिलकर रह लेते थे, रुपया बचाने के लिए, रुपया बचाने के लिए, तब ना जाकर के पढ़ाई कर पाएंगे भाई। अब एक कमरा में कई विद्यार्थी मिलकर के रहना, कि मान लो कि भाई 2000 रुपया किराया है कमरे का, अकेला रहेंगे या दुकेला रहेंगे या तीनकेला रहेंगे तब भी लगेगा, है ना। तो इसे बढ़िया 5 केला 6 केला रह जाओ
है ना, ताकि पैसा कम लगेगा, ठीक है। और सस्ते में हम लोग खा पी लेते, एक कोठरी में कई आदमी मिल करके रह लेते थे, क्यों? ताकि पैसा बच जाए और हम लोग पढ़ाई कर सके। कुछ कपड़े खरीदने, कुछ फीस के लिए, और बाकी हर दिन रविवार को, अब सुनो, हर दिन रविवार को भी छुट्टी नहीं। 1 घंटा रेस्तरां में होटल में या तो बर्तन धोया या वेटर का काम किया। सुनो, जब स्कूल की छुट्टी होता था रविवार के दिन, तो उस दिन भी छुट्टी था हम लोगों का, लेकिन छुट्टी नहीं था, मतलब समझा ना। कॉलेज स्कूल का छुट्टी था, लेकिन हमारे पास छुट्टी, मतलब हम काम करते थे रविवार के दिन भी। वेटर का काम मतलब होटल वगैरह में, जानता है ना भाई, तो होटल में बर्तन धोने का काम किया है हमने, वेटर का काम किया है हमने। तो शाम को रात का खाना मिल जाता था, उस समय में तो खाना खिला देता था, होटल में काम कर दो तो खाना खिला देगा, तो पैसा बच जाता था भाई। सोचो, अब समझ में आ रहा है जयप्रकाश नारायण जी को हम क्यों बोल रहे थे महान? तुम करेगा। हाँ, जाओ ना। दिन खाना मिल गया, किराया कहां से मकान का हमको आया? बराबर 2-3 लड़के, कितने वर्षों तक, 2-4 चारपाई। देखो देखो, अब यही बात तुमको लग रहा होगा कि सर अपना मन से कह दे है। बराबर 2-3 लड़के, कितने वर्षों तक 2-3 लड़के, 2 चारपाई नहीं थे कमरे में, एक चारपाई में 3-3 गो लड़का घुसिया के सुत रहे छलिए। चारपाई जानता है कि नहीं जानता है? खटिया, दो एक पर तो एक दूसरे पर भज जाते थे, कहला तो रस्सी जो रहे से तना जाए, है ना। अब समझो, पैसा बचाने के लिए अब क्या करता, कष्ट तो होता ही होगा भाई सोने में, लेकिन फिर भी बेचारा चारपाई पर। और कोई ना कोई अमेरिकन लड़का रहता था, वहां का कोई लड़का मतलब दोस्त बन जाता था, रूम पार्टनर, ठीक है। हम दोनों साथ सोते थे, एक रजाई हमारी होती थी, एक गो रजाई में दोनों घुसिया जाए चलिए ठंडी के समय में, क्योंकि भाई हम अकेला खरीदेंगे उतना पैसा मेरे पास नहीं है, इसलिए दुकेला होकर के एगो रजाई खरीद लो, है ना। अब इस गरीबी में हमने पढ़ा। इतवार के दिन, इतवार किसको बोलते हैं? इतवार के दिन या कुछ और टाइम में यह जो होटल का काम है उसको छोड़ करके जूते भी साफ करने का काम हमने करा है। समझो, जूता जानता है पॉलिश करना, तो जूता साफ करने का काम भी हमने किया है। शू शाइन पार्लर, है ना, ब्यूटी पार्लर मतलब कथी? मुंह साफ करो वाला। आ शू पार्लर कथी है? जूता साफ करो वाला ना, ब्यूटी पार्लर। सत्यम छुपम तम सुंदरम दिखम ना, ब्यूटी पार्लर में तो यही ना होता है, सत्य छुप जाता है तब सुंदर देखा लगे है। उससे लेकर के कमोड साफ करने का काम, ठीक है। अब कुछ काम है ना, कमोड साफ करने का काम होटलों में करता था। वहां जो जब बीए पास कर लिया, स्कॉलरशिप मिल गई। 3 महीने के बाद असिस्टेंट हो गया डिपार्टमेंट का, और ट्यूटोरियल क्लास लेने लगा, मैं पढ़ाने लगा भाई, है ना। तो कुछ आराम से रहा, इस बीच में कुछ श्वास लंबा भैल हेते भाई, कि आप इतने दिन मान लिया, वही समय में तो पढ़ाओ नहीं सके चलिए, इंटर समय बीए समय पढ़ते चलिए तो, लेकिन अब जब हम बीए पास कर लिए तो कुछ जो है हमको काम वगैरह मिला, लेक्चर वगैरह देने का, तो उसमें कुछ पैसा वगैरह अपना, तब जा करके थोड़ा आराम मिला। इन लोगों से पूछिए, मेरा इतिहास ये जानते हैं और न जानकर भी मुझे गालियां देते। पढ़ा, अमेरिका में
विस्कॉसिन में मेडिसिन में मैं घोर कम्युनिस्ट था। वह लेनिन का जमाना था। लेनिन की मृत्यु कब हुई? 1924 ईस्वी में। लेनिन की मृत्यु कब हुई? 1924 ईस्वी में। ठीक है, वो क्या लेनिन का जमाना था। अभी कौन चल रहा है? 1974। लेनिन की मृत्यु, वो क्या लेनिन का जमाना था। ठीक है, वह ट्राटस्की का क्या जमाना था। लेनिन ट्राटस्की जानता है ना, लाल सेना का गठन ट्राटस्की ने किया, याद है वो सब 10वां वाला। 1924 में लेनिन मरे और 1924 में मार्क्सवादी बना था। और दावे के साथ कह सकता हूं मैं कि उस समय तक जो भी मार्क्सवाद के ग्रंथ छपे थे अंग्रेजों में, हम लोगों ने पढ़ डाला। सारी मार्क्सवाद जो भी किताब वगैरह छपा था सबको हमने पढ़ डाला। इसलिए कहते बाबू पढ़ाई करो। अहाँ जे पढ़वे ने तो समझो कि बहुत ज्ञान होगा, बहुत ज्ञान होगा, इतना समझिए। रात रात को रोज एक रसियन टेलर था, दर्जी था, उसके यहां हमारे क्लास लगते थे। कौन? रसियन टेलर था, दर्जी था, उसके यहां हमारे क्लास लगते थे। और वहां से जब भारत लौटा था तो घोर कम्युनिस्ट बनकर लौटा। लेकिन मैं कांग्रेस में दाखिल नहीं हुआ, कांग्रेस पार्टी में दाखिल। अब सोचो कि इंदिरा गांधी कौन? कांग्रेस पार्टी से। जब वहां से मैं लौटा तो कम्युनिस्ट बन करके लौटा, मतलब कम्युनिस्ट पार्टी बन करके लौटा। लेकिन हमने कांग्रेस शामिल, यानी कांग्रेस में शामिल नहीं हुआ। कम्युनिस्ट पार्टी में क्यों नहीं दाखिल हुआ? मैंने जो लेनिन से सीखा था वह यह सीखा था कि जो गुलाम देश है वहां के जो कम्युनिस्ट है उनको हरगिज वहां की आजादी की लड़ाई से अपने को अलग नहीं रखना चाहिए। अब देखिए, ठीक है, कि वह यह सीखा था कि जो गुलाम देश है वहां के जो कम्युनिस्ट है ना उनको हरगिज वहां की आजादी की लड़ाई से अपने को अलग नहीं रखना चाहिए। यद्यपि उस लड़ाई का नेतृत्व, जिसको मार्क्सवादी भाषा में बुर्जुआ क्लास कहते हैं, क्या कहते हैं? मध्यम वर्गीय लोग को बुर्जुआ वर्ग कहा जाता है। ठीक है, मध्यम वर्ग के लोग जो रहते हैं ना जी, मध्यम वर्ग के लोग, मध्यम वर्ग के लोगों को बुर्जुआ वर्ग के नाम से जाना जाता है। 10वां में तुम लोग पढ़ा होगा, अच्छे से नहीं पढ़ा होगा तो अलग बात है। उस क्लास के हाथों में हो, पूंजीपतियों के हाथों में उसका नेतृत्व हो, फिर भी कम्युनिस्टों को अलग नहीं रहना बात नहीं करो भाई, अपने को आइसोलेट नहीं करना चाहिए। पहली बात जो मैंने नोट की है आपसे कहने के लिए वह इस सरकार के बारे में है। आज से 3 दिन, क्या आज से 3 दिन हुए गफूर साहब मिलने आए थे, अब्दुल गफूर साहब मिलने आए थे। बहुत प्रेम से मिले, बहुत प्रेम से मिले। उसके 2 दिन के बाद चंद्रशेखर बाबू मिलने आए, बहुत प्रेम से मिले। लेकिन प्रधानमंत्री से लेकर दीक्षित जी से नीचे सब लोग मुझे डेमोक्रेसी का सबक सिखाया, सभी लोग। इनमें से किसी को कोई अधिकार नहीं है कि जयप्रकाश नारायण को लोकतंत्र की शिक्षा दे दे।
किसी को अधिकार नहीं है कि जयप्रकाश नारायण को लोकतंत्र की शिक्षा दे दें। लेकिन वे जयप्रकाश नारायण को शिक्षा देने की हिम्मत करते हैं कि इसकी हरकत देखिए, शांतिमय प्रदर्शन, शांतिमय जुलूस के लिए हजारों लोग आ रहे हैं, प्रदेश के कोने कोने से छात्र आ रहे हैं। देखो अब बताए थे ना, क्या बोले थे कि बिहार से शुरू हुआ था, लेकिन दूसरे दूसरे क्षेत्रों के लोग, राज्य के छात्र लोग जो है इस आंदोलन में शामिल होने लगा, भाग लेने लगा, हर जगह आंदोलन करने लगा, हर जगह। किसान आ रहे हैं, मजदूर आ रहे हैं, मध्यम वर्ग के लोग आ रहे हैं, सब लोग इसमें शामिल हो गए। किसान, मध्यम वर्ग, मजदूर, सब कहीं पैदल आ रहे हैं, कुछ बस से आ रहे हैं, कहीं रेलों से आ रहे हैं, कोई ट्रक भाड़े पर लेकर के आ रहे हैं, समझो रैली में, इस आंदोलन में। पर है ना, डीजल अपना खरीद करके आ रहे हैं। आप लोग यहां होकर के भी भाग लेना है, आप लोगों को भी, है ना, ले करके आ रहे हैं। जहां तहां रोका है, इनको लड़कों को पीटा है। मतलब आंदोलन करने के लिए जो आ रहा था तो रास्ते में कानून बोले तो जब वैसा समय आया था तब पूरा कथी लड़कों को पीटा है, गिरफ्तार किया है, अनायास, कोई कारण नहीं, कोई कारण नहीं, सीधा मारा पीटा बहुत। और यहां हमसे आकर के सब मीठी मीठी बातें करते हैं। इन्होंने जिद की कि इस रास्ते से जुलूस नहीं जाएगा, इसमें यह खतरा है, वह खतरा है, बहुत खतरा है। मुझे कोई खतरा दिखाई नहीं दिया, मुझे कोई खतरा दिखाई नहीं दिया। लेकिन जब उन्होंने कहा कि शायद जेल तोड़ने की कोशिश हो और शायद उन्हें गोली चलानी पड़े, तो मैंने कहा इसकी जिम्मेदारी मैं नहीं लेता। आंदोलन हमारा किसी दूसरे उद्देश्य से हो रहा है, गोली बंदूक लड़ाई वगैरह के लिए नहीं हो रहा है, बल्कि इस आंदोलन का उद्देश्य कुछ और है। बीच में यह डाइवर्सन हो जाए, रास्ता ही भटक जाए। हम लोग यह नहीं चाहते कि हम लोग गोली बंदूक, मारा पीटी, लड़ाई झगड़ा इत्यादि करें, ऐसा नहीं करना है। असहयोग आंदोलन जब चला था, असहयोग आंदोलन जब चला था 1920 से 22 ईस्वी, तो याद है आपको कि क्या बोलते हैं, अरे क्या बोलते हैं, एक जो चौरा चौरी हत्याकांड बताए थे, याद है? चौरा चौरी हत्याकांड जो हुआ था 1922 ईस्वी में, जो वहां के जनता ने क्या किया था, 22 पुलिस कर्मियों को जेल में सीधा जला दिया। मतलब जनता वहां जुलूस निकाल दिया। जनता 10वां में पढ़ा है कि नहीं सर? पूरा 10वां में है। क्या किया, चौरा चौरी नाम का जो जगह था पुलिस चौकी, उस पुलिस चौकी में जब आंदोलन करने के लिए जनता जब गया ना, तो वहां क्या किया कि भाई पुलिस लोगों ने क्या किया, लाठियां, क्या बोलते हैं, पत्थर इत्यादि सब बरसाने लगा, मतलब जनता को मारने लगा। जनता भी वहां से हो गया गर्म होकर के फिर जनता क्या किया, रोड़ा पत्थर इत्यादि लेकर के उसको भी अपना मारने लगा। जब जनता भारी पड़ गया पुलिस पर, तो पुलिस वालों ने थाना बंद करके अंदर मतलब रहना चाहा। तो क्या किया, चारों साइड से जनता ने क्या किया, उस थाने में आग लगा दिया। जितना 22 पुलिसकर्मी था मारा गया बेचारा। तो वो जो आंदोलन चल रहा था, असहयोग आंदोलन, क्या चल रहा था भाई, असहयोग आंदोलन। और वो असहयोग आंदोलन किसके द्वारा चलाया गया था, महात्मा गांधी जी के द्वारा चलाया गया प्रथम जन आंदोलन था। अगर पूछा जाता है तो महात्मा गांधी जी के द्वारा चलाया गया प्रथम जन आंदोलन कौन था, असहयोग आंदोलन। दूसरा जन आंदोलन कौन था, सविनय अवज्ञा आंदोलन, जो 30 से 34 तक चला था।
ठीक है। और एक तीसरा जो जन आंदोलन कौन था, भारत छोड़ो आंदोलन, जो 1942 ईस्वी तक में चला था। तो कहेगा महात्मा गांधी जी के द्वारा 3 जो जन आंदोलन चला था, 3 जन आंदोलन का नाम क्या है, असहयोग आंदोलन, सभी ने अवज्ञा आंदोलन और भारत छोड़ो आंदोलन। ठीक है। इसी बीच में गांधी जी को जो है जेल में ठूस दिया गया, और तब जाकर के 1923 ईस्वी में जो स्वराज दल की स्थापना हुआ था, तो स्वराज दल के जो नेता थे कौन, चित्तरंजन दास और बासंती देवी, ये सब मिल करके जो है स्वराज पार्टी का गठन किया। तो इस स्वराज पार्टी के गठन के समय में गांधी जी जेल में थे। कहां थे, जेल में थे। अब समझ में आ रहा है बात, ये सब 10वां की बात है भाई, सब आप लोग पढ़े होइएगा। ठीक है। तो यही बात है, डाइवर्सन नहीं चाहिए। तो मतलब क्या, तो यही तो सोचे कि गांधी जी जब असहयोग आंदोलन चलाए तो गांधी जी की बातों को नहीं मान करके जनता ने क्या किया भाई, होर कर दिया। 22 पुलिसकर्मी को, सरकार के आदमी को मार देना बात नहीं है भाई। तो इसलिए जयप्रकाश नारायण जी जो चाहते थे ऐसा नहीं हो, नहीं तो हमरो जेल में ठूस देते, बाबा ना काम करते रहो। तब नहीं समझा। तो मतलब हमको लड़ाई झगड़ा नहीं ना करना, हम मेरा जो उद्देश्य है वो सफल होना है उसमें। ठीक है। और सफल तो हुआ भी भाई, बढ़िया। ठीक है। रास्ता ही भटक जाए हम लोग ऐसा नहीं कर चाहते, तो चलिए जो आप कहते हैं वही मान लेता हूं। तो ये बिगड़े भी होंगे छात्र लोग, उधर से जाना था आप इधर से क्यों आए, हो सकता है ऐसा बहसबाजी हुआ होगा। हालांकि वे उन लड़कों को ले आए और एक दूसरी बिल्डिंग में खड़ा करके, जो लड़के हमारी छात्र संघर्ष समिति के वहां जेल में है, उनको जुलूस दिखाने के लिए ले आए। मैं नहीं जानता हूं कि अंग्रेजी सरकार के जमाने में भी इस प्रकार का व्यवहार कभी हुआ हो। अब समझो कि अंग्रेज जमाने के समय में भी इतना अत्याचार नहीं हुआ होगा जितना अभी हो रहा है। मतलब कहने में थोड़ा आ रहा है बात। बसों से उतार दिए गए, टिकट था उनके पास फिर भी उतार दिए गए। वे बेटिकट लोग थे, मतलब बेटिकट जो बिना टिकट के, उनको उतार दिए गए, टिकट वाले को भी, बिना टिकट वाले को भी। मुजफ्फरपुर की रिपोर्ट आपने अखबारों में पढ़ी होगी। सारे डिवीजन में क्या क्या नहीं हुआ। शर्म नहीं आती इन लोगों को, डेमोक्रेसी की बात करते हैं। लोकतंत्र में, डेमोक्रेसी में जनता को अधिकार नहीं है कि जहां भी चाहे शांतिपूर्ण सभा करे अपनी, जहां भी चाहे शांतिपूर्ण प्रदर्शन करे। वे राज्यपाल के यहां जाना हुआ तो लाखों की तादाद में जाएं, असेंबली के सामने जाएं, उनको पूरा अधिकार है। हिंसा करे कोई तो दूसरी बात, लेकिन हर चीज में जाने का जनता का अधिकार है भाई। ठीक है, जाओ। ठीक है, अधिकार है ना। हमसे मिलने आए पुलिस के एक उच्च अधिकारियों ने, देखो यहां हमसे मिलने आए मतलब जयप्रकाश नारायण से मिलने आए उच्च अधिकारियों ने बड़े उच्च अधिकारियों से कहा, क्या कहा कि नाम लेना यहां ठीक नहीं होगा, नाम लेना यहां ठीक नहीं होगा कि मैंने दीक्षित जी के मुंह से सुना है। अब किसने कहा यह बात, उच्च अधिकारियों ने, एक उच्च अधिकारी बड़े उच्च अधिकारी से कहा, क्या कहा कि हमने दीक्षित जी की बातों को सुना है कि जयप्रकाश नारायण जी के बारे में, क्या जयप्रकाश नारायण जी नहीं होते तो बिहार जल गया होता, बिहार जल गया होता। ये भी क्वेश्चन लिखा है ना, तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि किसने कहा, तो उच्च मतलब दीक्षित जी ने कहा है यह बात कि छोटे मतलब एक उच्च अधिकारी बड़े उच्च अधिकारी से कहा यह बात। ठीक है, जब जयप्रकाश नारायण के बारे में ऐसा आप सोचते हैं तो जयप्रकाश नारायण के लिए यह सारा क्यों नहीं होता। उनके नेतृत्व में यह प्रदर्शन और यह सभा होने वाली क्यों लोगों को रोकते हैं आप, जनता से घबराते हैं आप, जनता के आप प्रतिनिधि हैं, किसकी तरफ से शासन करने बैठे हैं आप। आपकी हिम्मत के लोगों को पटना आने से रोक ले, उनकी राजधानी है भाई, उनको कौन रोकेगा।
आपकी राजधानी है, यह पुलिस वालों का देश है, यह जनता का देश है। डूब जाना चाहिए इन लोगों को, ऐसी नीच व्यवहार करने वाले को डूब जाना चाहिए। बहुत कठोर शब्द का प्रयोग हम कर रहे हैं अभी, ठीक है। मैं कठोर शब्द का प्रयोग नहीं करता, लेकिन यह नीचता का व्यवहार है, इसलिए मुझे यहां करना पड़ रहा है। अगर कोई डेमोक्रेसी का दुश्मन है तो वे लोग दुश्मन हैं। कौन? अभी जो नेता लोग बना हुआ है, वे जनता के शांतिमय कार्यक्रम में बाधा डालते हैं, उनकी गिरफ्तारियां करवाते हैं, उन पर लाठी चार्ज करवाते हैं। कौन? जिसकी सरकार चल रही है, सरकार तो पता ही है ना। उन पर लाठी चलाते हैं, गोलियां चलाते हैं, अंधाधुन। अरे मार पिटाई हुआ था, बहुत मारा था, बहुत। गाछ में बैन बैन कम मारने हैं, मरवे ने हैं। देखो चलाते, यह डेमोक्रेसी है, इसे बदला चाहती है जनता। जयप्रकाश नारायण, छात्र युवक, क्योंकि जो भी आंदोलन इस देश में आज उठेगा उसका नेता युवक रहेगा, छात्र रहेगा, इसमें से कोई संदेह नहीं है। हमको मित्रों एक बात तो यह कहनी थी कि मैं जानता हूं कि डॉक्टर रहमान यहां बैठे होंगे, डॉक्टर रहमान यहां बैठे होंगे, तो वे कुछ चिंता में पड़े होंगे कि इस जोर से बोलने का असर मेरे हृदय पर बुरा होगा। मैं भी समझता हूं। अब जरा मतलब वो कहना चाह रहे हैं, डॉक्टर जी जो रहमान है ना, वो भी सोच रहे होंगे अगर हम जोर से बोल रहे हैं तो इस मेरे हृदय पर इसका असर पड़ेगा, लेकिन हमें बोलना पड़ रहा है ना। अब जरा अपने को बांध के बोलूंगा। अभी हाल में मैं वेल्लोर में था तो हमारे पास परम मित्र स्नेही उमा शंकर दीक्षित जी पटना आए थे। उन्होंने मेरे संबंध में कुछ अच्छी बातें कही, साथ साथ कई प्रश्न उन्होंने उठाए। मेरा उनका बहुत पुराना संबंध है ना, 32-33 का आंदोलन जो चला था उसमें वह अंडरग्राउंड बंबई में, यानी 1932-33 के बीच जो एक आंदोलन चला था, अंडरग्राउंड बंबई में वह रहते ही थे, अंडरग्राउंड नेता थे। और सदानंद जी ने जो फ्री प्रेस के मालिक भी थे उसकी स्थापना की थी। उन्होंने उनको ब्रेन ऑफ मुंबई कहा था। क्या कहा था? लिखा है ना क्वेश्चन। मुझे भी कोई बड़ी पदवी दी थी, पर मैं अपनी प्रशंसा नहीं कर। मुझे भी वहां वो जो आंदोलन हुआ था तो मुझे भी बनाया गया था, मुझे भी पद मिला था उसमें, लेकिन मैं अपनी बड़ाई नहीं करना चाहता। उस समय दीक्षित जी हमारा परिचय और हमारी घनिष्ठता मित्रता हुई। और अंडरग्राउंड जमाने की जो मित्रता होती है बात ही अलग होती है, वह ठोस होती है। जयप्रकाश नारायण जी ने कहा किस जमाने की? अंडरग्राउंड जमाने की। हम कहीं रहे हैं, वह कहीं रहे हैं, ठोस रहती है। उसके बाद हम एक दूसरे के मित्र आज भी तक बने हुए हैं। दीक्षित जी के मित्र, कुछ ऐसे मित्र हैं जिनके भाव अच्छे हैं। हमारे पुराने मित्र जो सोशलिस्ट पार्टी में थे, जो नहीं थे, चाहते हैं कि जयप्रकाश नारायण और इंदिरा जी में कुछ मेल मिलाप हो जाए। तो मित्रों, मेरा किसी व्यक्ति से झगड़ा नहीं है, किसी व्यक्ति से झगड़ा नहीं है ना, चाहे वे इंदिरा जी हो। मतलब मुझे इंदिरा जी से झगड़ा नहीं है भाई, तो किससे झगड़ा है? हाँ, उनकी अन्याय से, है ना। वो जो गलत काम कर रहे उस काम से, यहां जो इस देश में बेरोजगारी, भ्रष्टाचारी, बेईमानी, चोरी डकैती जो चल रहा है उस काम से, है ना। या कोई हो, हम तो नीतियों से हमको झगड़ा है। नीति नियम जो नियम है, तो किसने कहा? यानी जयप्रकाश नारायण जी को किससे झगड़ा है?
नीतियों से झगड़ा है, जो नियम बनाया गया था, कानून जो बनाया गया था। और ये कानून किसने बनाया था भाई? इंदिरा गांधी ने। तो उस नीति से झगड़ा है कि यहां का जो नियम चल रहा है, सिस्टम चल रहा है, वो बिल्कुल गलत है। सिद्धांतों से झगड़ा है हमको, नीतियों से झगड़ा है, सिद्धांत से झगड़ा है, यहां के काम से झगड़ा है। जैसा काम चल रहा है उस काम से झगड़ा है। जो काम गलत होंगे, जो नीति गलत होगा, जो सिद्धांत प्रिंसिपल्स गलत होंगे, जो पॉलिसी गलत होगी, चाहे वह कोई भी व्यक्ति हो, है ना, मैं विरोध करूंगा, मैं विरोध करूंगा। अपनी अकल के मुताबिक हम लोग इनकी तरह नौजवान थे उस जमाने में, लेकिन यह जरूरत होती थी हम लोगों की। बापू के सामने हम कहते थे कि हम नहीं मानते बापू यह बात, और बापू में इतनी महत्ता थी, इतनी महानता थी कि बुरा नहीं मानते थे। कौन? बापू जी। महात्मा गांधी जी भी कुछ हटके थे कि बापूजी को कोई कुछ अगर बोल भी देता था तो बापूजी उसे नाराज नहीं होते थे, बिल्कुल, है ना। फिर भी बुलाकर हमें प्रेस से समझाना चाहते थे। कौन? बापू चाहते थे। तो उनकी भी आलोचना की है मैंने उस जमाने। अब देखो, बापूजी अगर गलत किए हैं तो समझो कि हम बापूजी का भी विरोध कर दिए थे। इंदिरा जी क्या है, नहीं समझे? बापूजी उस समय में जो गलत किए थे तो हम उनका भी विरोध कर दिए थे, लेकिन वह भी बुरा नहीं माने थे। ठीक है, तो भाई ना, गलत तो गलत होता है ना। मार्क्सवादी था, क्या है भाई, कहां से? हाँ, आलोचना की है मैंने उस जमाने में, तो घोर मार्क्सवादी था। बाद में लोकतांत्रिक इतनी महत्ता थी कि, इतनी महानता थी कि बुरा नहीं मानते थे। फिर भी बुलाकर हमें प्रेस से समझाना चाहते थे, समझाते थे। तो उनकी भी आलोचना की है मैंने उस जमाने में, तो मैं घोर मार्क्सवादी था, मार्क्सवादी था मैं उस समय में भी। और बाद में लोकतांत्रिक समाजवादी बना, किंतु बापू की मृत्यु के बाद कई वर्षों के बाद 1954 में मैं सर्वोदय में आया, यानी बिहार में जवाहर जी के थे। मतलब उस समय में किसका था? जवाहर जी थे। एक बड़े भाई थे, मैं उनको भाई कहता था, बड़े भाई कहता था। क्या कहता था? अब यह भी यहाँ यह भी पूछा जाएगा कि जयप्रकाश नारायण जी बड़े भाई किसको मानते थे? जवाहरलाल नेहरू जी को। एक नंबर में क्वेश्चन ये भी बनता है। ठीक है, उनका बड़ा स्नेह था हमारे ऊपर, पता नहीं क्यों मुझे वह मानते थे बहुत ज्यादा। मैं उनका बड़ा आदर और प्रेम करता था, लेकिन उनकी कटु आलोचना भी करता था मैं उसकी भी आलोचना कर देता था, लेकिन वह हमको छोटा भाई मानते थे, हम उनको बड़ा भाई मानते थे। उनमें भी बड़प्पन था कि हम उनके विरोध में बोल देते थे, हमको माफी कर देते थे। बड़प्पन था उनका। अक्सर तो उन्होंने हमारी आलोचना का बुरा नहीं माना। आलोचना मतलब समझता है ना, कि हम उनका विरोध करें, उनके बारे में बोल दिए थे। लेकिन पटना का फायरिंग पर जो मैंने बयान दिया था, मैं मानता हूं कि बहुत सख्त भाषा का मैंने प्रयोग किया था, उस पर वह बहुत नाराज हुए। लाल बहादुर जी ने कश्मीर के मामले में, अभी जो जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री जी का जब हम लोग पोल साइंस पढ़ेंगे तब तुम लोग समझ, अभी जब जो हम लोग पोल साइंस वगैरह पढ़ेंगे तब तुमको समझ में आएगा कि अपना देश कैसे, अभी इंदिरा गांधी जी वाला जितना था ना, तब हम लोग समझेंगे कि हमारा देश कैसे शुरू से चला, कैसे कैसे मतलब किस तरह से तकलीफ में था, कैसे कैसे देश चला, और मतलब क्या क्या सही हुआ, क्या गलत हुआ, उसी में आपको पता चल जाएगा सारी चीजें। कौन प्रधानमंत्री बना, कैसे स्थिति में बना, और उसके बाद कौन बना, सारी चीजों को हम लोग समझेंगे। ठीक है, तो लाल बहादुर जी ने कश्मीर के मामले में कुछ किया उन्होंने, मैंने उनकी भी आलोचना की। ये जो है ना, यहाँ पर गलत हो गया था, हम लोग पोल साइंस में देखेंगे बहुत। ठीक है, उनको तार भी दिया कि बहुत गलत काम आपने किया है, इससे कश्मीर के सवाल को हल करने में आपको दिक्कत होगी।
है ना। थोड़ी ही दिनों में 18 महीनों में वह चल बसे। देश का दुर्भाग्य है इंदिरा जी से जो मेरे मतभेद हैं। अब सोचिए कि उनके पूर्वज तो मेरे से बहुत प्रेम था, लेकिन ये देखिए इंदिरा जी एकदम इनसे मेरा मतभेद चल रहा है। हाँ, 18 महीने वे चल बसे। देश का दुर्भाग्य है कि इंदिरा जी से जो मेरे मतभेद हैं, वे जवाहर जी के साथ जो मतभेद थे उनसे कहीं ज्यादा गंभीर और सीरियस है ये मतभेद। जवाहर जी से पर राष्ट्र नीतियों के संबंध में, स्वराज के संबंध में अधिक उनसे हमारा मतभेद नहीं था। तिब्बत के मामलों में मतभेद था, चीन के मामला में हम लोग सारा देखेंगे चीन से कैसे मतभेद हुआ, राज्य हमारे देश में कैसे कैसे बना है, सारी चीजों को हम लोग देखेंगे, है ना। हंगरी के मामले में जो, और मैं कोई गर्व नहीं करता हूं, मैंने उस समय जो आलोचना की है हंगरी के मामले में, जो कुछ कहा है जवाहर जी को बाद में मानना पड़ा था। तिब्बत के बारे में मेरी बात तो नहीं मानी उन्होंने, लेकिन जब चीन ने उनको धोखा दिया, यहां चीन को चांस दे करके चीन जानबूझ करके धोखा दिया। कैसे धोखा दिया हम लोग देखेंगे पोल साइंस में, जब चैप्टर पढ़ेंगे तब जो तुम पढ़ेगा ना तो तुम्हारे अंदर आग लग जाएगा, तो अभी वो भाग जाएगा मारने के लिए। तो उस धोखे के कारण उनके हृदय को ऐसा चोट लगी कि 2 बरस में चले गए, एकदम संभल नहीं सके, ऐसा घाव लगा जब चीन ने आक्रमण कर दिया। संधि बनाया था भारत के साथ, लेकिन चीन ने क्या किया, आक्रमण कर दिया। और आक्रमण करके कुछ जगह तो अपना, लेकिन फिर भी उसको हार का ही मुंह देखना पड़ रहा था, ठीक है। बम कौवे छले कि वो समय में वह कभी उम्मीद नहीं करते थे, आशा तक नहीं करते थे कि चीन ऐसा करेगा, लेकिन फिर भी भयंकर धोखा दिया है, भयंकर। बताएंगे जब पोल साइंस पढ़ेंगे तो। थोड़ी इनकी भी गलती थी तो पर राष्ट्र नीतियों के संबंध में मतभेद था। क्या था भाई, मतभेद था, है ना उनसे। अंतरदेशीय प्रश्नों में नहीं था मतभेद। अब एक बात ले लीजिए जिसके चलते बहुत ज्यादा करप्शन राजनीति में है, वह क्या है, इलेक्शन का खर्चा, चुनाव का खर्चा। करोड़ों रुपया वे जो चुनाव पर खर्च करेंगे, एक तरफ गरीबी हटाओ का नारा लगाएंगे और समाजवाद का नारा लगाएंगे, और यह सब रुपया ब्लैक मार्केटियर लोगों से आप इकट्ठा करेंगे। अनअकाउंटेड मन, यानी करोड़ों रुपया जिनका कोई हिसाब ही नहीं। अब कहने का मतलब क्या था भाई, करोड़ों करोड़ों रुपया खर्चा इलेक्शन पर इत्यादि पर, फालतू का खर्चा वगैरह अपना करती थी, जो कुछ भी है ना, मन मर्जी जैसे जो हो रहा है अपना चल रहा है। इसलिए जयप्रकाश नारायण जी दुखी थे, नाराज थे, है ना। कोई किताब नहीं, कोई हिसाब नहीं, भाई सरकार को हिसाब देना पड़ता है। नरेंद्र मोदी जी अपने से कुछ नहीं कर सकते हैं, सिस्टम होता है। किसी भी देश का सबसे पावरफुल व्यक्ति, पहला नागरिक कौन होता है, जनता तो है ही, लेकिन पहला नागरिक किसको माना जाता है, राष्ट्रपति को। किसको, और दूसरा नागरिक उपराष्ट्रपति को, और तीसरा नागरिक प्रधानमंत्री को। तीसरा नंबर पर है। यही ना मानता है, लेकिन कहते ठीक है। उसके बाद फिर राज्यपाल, कहा
देखो ना, हिसाब नहीं, कोई किताब नहीं, कोनो हिसाब कोई किताब नहीं, है ना। आज से नहीं, बरसों में मैं पुकार रहा हूं कि भाई इस चुनाव की पद्धति में आमूल परिवर्तन होना चाहिए। चुनाव का खर्च कम करना चाहिए। चुनाव में जो इतना खर्चा होता है, फालतू का खर्चा होता है, क्यों भाई उसी पैसा को बचा करके किसी और चीज में काम करा जाए, जनता के लिए काम करा जाए, है ना, करना चाहिए। अगर चाहते हैं आपकी गरीब उम्मीदवार खड़ा हो सके, मजदूर उम्मीदवार खड़ा हो सके, किसान उम्मीदवार खड़ा हो सके, तो गरीबी पार्टी, जो गरीब की पार्टी है, वह अपने उम्मीदवार खड़ा कर सके। सुनता है कोई प्रेस रिपोर्ट से पता चलता है कि इस आंदोलन के द्वारा मैं दल विहीन लोकतंत्र की स्थापना करना चाहता हूं। दल विहीन लोकतंत्र सर्वोदय विचार का मुख्य राजनीतिक सिद्धांत है और उस विचार का प्रचार पिछले वर्षों में मैं करता रहा हूं और ग्राम सभाओं के आधार पर दल विहीन प्रतिनिधियों स्थापित हो सके, इसका प्रयत्न भी करता रहा हूं। परंतु वर्तमान आंदोलन के संदर्भ में मैंने दल विहीन लोकतंत्र का जिक्र कतई नहीं किया है। फिर भी मेरे पुराने विचार को लेकर के जनता, विशेष बुद्धिजीवियों में काफी भ्रम फैलाया गया है। केवल अपने कम्युनिस्ट भाइयों के ब्राह्मण प्रचार की सफाई के लिए इतना ही कहूंगा कि दल विहीन लोकतंत्र तो मार्क्सवाद तथा लेनिनवाद के मूल उद्देश्य में से है। यद्यपि वह उद्देश्य दूर का है। मार्क्सवाद के अनुसार समाज जैसे जैसे साम्यवाद की ओर बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे राज्य स्टेट का क्षय होता चला जाएगा। क्षय मतलब नुकसान। और अंत में एक स्टेटलेस सोसाइटी कायम होगी। वह समाज अवश्य ही लोकतांत्रिक होगा, बल्कि उसी समाज में लोकतंत्र का सच्चा स्वरूप प्रकट होगा और वह लोकतंत्र नीचे ही दल विहीन होगा। जब स्टेटलेस सोसाइटी शासन मुक्त समाज बनता जाता है तो वह शायद ही दल युक्त होगा। आश्चर्य है कि कम्युनिस्ट बंधुओं को अपने इस मूल सिद्धांत का विस्मरण हो गया है। जहां तक वर्तमान आंदोलन का प्रश्न है, मेरी या अन्य किसी की, न छात्रों की, न विपक्षी की, राजनीतिक दलों की, न सर्वोदय सेवकों की यह कल्पना है कि इसमें से दल विहीन लोकतंत्र पैदा होगा। विधानसभा का विघटन हो जाएगा तो 6 महीने या वर्ष भर में फिर चुनाव होगा, जो वर्तमान कानून या चुनाव प्रणाली के अनुसार होंगे। विधानसभा में विघटन की संभावना तो यही है कि वर्तमान कानून तथा नियम आदि के अंतर्गत ही पुनर्निर्वाचन होगा। इसलिए प्रश्न उठता है, जैसा कि पिछले सप्ताह में कई बार उठा भी है, कि उस हालत में विधानसभा के विघटन से क्या लाभ होगा। अब मुझे खेद है कि इस उत्तर पिछले दिनों में मैंने बार बार दिया है, पर उसको समझने की कोशिश थोड़े ही लोगों ने की है। इसलिए बार बार मुझसे यह सवाल होता है कि जयप्रकाश नारायण वर्तमान चुनाव पद्धति और विधानसभा के चुनाव का कौन सा विकल्प पेश कर रहे हैं। मेरा अपना विकल्प चूंकि नए ढंग का है, जो घिसे पिटे राजनीतिक चिंतन से बिल्कुल अलग है। मेरा अपना जो नियम है, इसलिए वह लोगों की समझने में नहीं आता, क्योंकि मेरा कुछ हटके है। अब अगर मैं यह कहूं दूं कि मेरा विकल्प यह है कि मैं इस आंदोलन को संघर्ष में से एक नई पार्टी का निर्माण करना चाहता हूं। अब लो, जब ये पार्टी का निर्माण होगा तो कांग्रेस पार्टी पर असर पड़ेगा, तो सब लोग मेरी बात आसानी से समझ लेंगे और उसके बाद मेरी आलोचना शुरू कर दे जाएगी। तो तुम आलोचना, यह आदमी केवल अपनी सत्ता के लिए छात्रों और जनता आंदोलन का दुरुपयोग कर रहे हैं। कौन? अपनी सत्ता के लिए। सत्ता जानता है ना, मतलब अपना सत्ता शासन चलता रहे, ठीक है, कर रहा है। लेकिन जब कोई नई बात कहता हूं तो उसको समझने की कोशिश कम होती है या नहीं होती है, समझता ही नहीं है भाई। तो क्या है मेरा कहना,
संक्षेप में यह है कि आज की परिस्थिति में आम जनता को, आम मतदान को केवल इतना ही अधिकार प्राप्त है कि वह चुनाव में अपना मतदान करे, परंतु मतदान प्रक्रिया न तो स्वच्छ और स्वतंत्र होती है। समझ में आया? बस इतना आप लोगों को हक दिया गया है कि जाकर के आप वोट गिरा दीजिए। अब वोट में क्या होगा, पेटी में अदला बदली होगा, क्या होगा नहीं होगा, सो जाने क्या प्रक्रिया होगा नहीं होगा, बस इतना जान जाइए कि आपको वोट गिराना है। जीतेगा कौन, हारेगा कौन, वो सब फैसला होगा, बाद में देखा जाएगा। अरे मूवी वगैरह देखता है ना? हाँ, ठीक है ना। उम्मीदवारों, अरे एक मूवी बहुत बढ़िया, सेम यही कहानी है, इसी टाइप का कहानी है, वो नाम हम भूल रहे हैं शायद। हाँ, गुलामे मुस्तफा या कुछ ऐसे ही नाम है, गुलामे मुस्तफा। ठीक है, गुलामे मुस्तफा, अच्छा मूवी है। ठीक है, सेम इसी तरह का कहानी है। पेटिए पार वोट गिराने के लिए भी लोगों को जो है मना कर दिया जाता था। तुम अगर उस पार्टी का है तो तुमको गिराने है नहीं देंगे। जनता लाइन में लगा हुआ है और उसको जो है फला आदमी को वोट देना है, रास्ते में जा करके बीच में। अच्छा मूवी है वो भी। न उम्मीदवारों के चयन में मतदाताओं का हाथ होता है और न चुनाव के बाद अपने प्रतिनिधियों पर उनका कोई अंकुश ही रहता है। मैं दोनों कमियों को दूर करने का प्रयास कर रहा हूं। ठीक है, अपना देश, ध्यान दो भाई, अपना देश पिछड़ा हुआ है, इसलिए बावजूद इसके कि हम लोकतंत्र की स्थापना की है, विकसित देशों के लोकतांत्रिक समाज में जो प्रभावी शक्तियां यानी परस्पर एक दूसरे को प्रभावी करने वाले शक्तियां होती है, जनमत को का जो प्रबल प्रभाव प्रतिनिधि पर निरंतर पड़ता है, जो स्वतंत्र और साहसी प्रेस, पत्र पत्रिकाओं के रोल होते हैं, शिक्षित समुदाय का जो वैचारिक और नैतिक असर होता है, इस सारे इंफ्रास्ट्रक्चर का यानी जनता और शासन के बीच की संरचना जो बनावट है, यहाँ नितांत अभाव है। मतलब बनावट अच्छी नहीं है, संरचना अच्छी नहीं है। ऐसी स्थिति में हमारा लोकतंत्र केवल नाम मात्र का रह जाता है, केवल नाम के लिए लोकतंत्र है। लोकतंत्र का मतलब जानता है ना? लोकतंत्र किसको कहते हैं? लोकतंत्र कई बार पढ़ा है ना भाई, 10वां में तुम लोग पढ़ा है ना, 9वां 10वां में। लोकतंत्र किसको बोलते हैं? कि जब जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधि जनता पर शासन करती है ना। अब जैसे पहले जमाना में क्या था, राजा ही शासन करेगा और अपनी ताकत से, राजा का बेटा ही राजा बनेगा, है ना, इस तरह से। ठीक है, केवल नाम मात्र का ही रह जाता। इस पूरी अंतरिप संरचना का, इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण तो एक दिन में नहीं हो सकता, परंतु उसके अभाव में आम जनता या मतदाता मतदान के सिवा कोई भी पार्ट अदा नहीं कर सकता। ठीक है, जिसके परिणाम स्वरूप मंत्री तथा विधायक निरंकुश और स्वच्छंद हो जाते हैं। निरंकुश जानता है ना, जो जनता के लिए कुछ नहीं करने वाला, बिल्कुल निरंकुश नेता, भ्रष्टाचारी नेता, है ना। और जनता का किसी प्रकार का अंकुश, और जनता उस पर अंकुश लगा नहीं सकता, मतलब उस पर जो है सो कुछ असर कर ही नहीं सकता, उन पर नहीं रहता, सिवा इस भय के, उस तो डरता है कि अगला चुनाव में जनता यदि चाहे तो उनको वोट नहीं दे। परंतु यह भय भी रुपया, जाति, बल प्रयोग, या अब जब समय आता है वोटिंग का तो पैसा दे दो, बल यानी ताकत दिखाओ, मारो पीटो, अपने देगा वोट, कुछ इस तरह से। ठीक है, कारण निष्प्रभ हो जाता है। अब चूंकि प्रदेश के छात्र, युवक और सर्वसाधारण जनता जागृत हो गई है, वह आगे बढ़ रही है और कुछ नया चाहती है, वर्तमान परिस्थिति में परिवर्तन चाहती है। अतः इस परिस्थिति का लाभ उठाकर मैं चाहूंगा कि आज जो असंगठित जनता है उसमें ऐसी शक्ति आ जाए कि वह सही आदमी का चुनाव कर सके। जनता
तथा चुनाव के बाद अपने प्रतिनिधियों के आचरण पर यथासंभव अंकुश लगा सके। इस संबंध में मेरे कुछ सुझाव है। एक तो यह है कि जब विधानसभा का अगला चुनाव हो तो हमारी छात्र संघर्ष तथा जन संघर्ष समिति मिलकर के आम राय से अपना उम्मीदवार खड़ा करे, अथवा जो उम्मीदवार खड़े किए जाएं उनसे से किसी को मान्य दिया जाए, या यदि इस समिति के बीच आम राय नहीं होती है तो हम कोई ऐसा रास्ता बनाएंगे जिससे आपस में फूट हुए बगैर, यानी फूट नहीं होना है, ये समितियां अपना उम्मीदवार खड़ा खुद कर सके, है ना। ठीक है, या किसी एक उम्मीदवार को अपनी मान्यता दे सकेंगी। इस प्रकार की चुनाव में जनता का एक बहुत बड़ा पार्ट होगा, यानी जनता और छात्रों की संघर्ष समिति उम्मीदवार के चयन में अपना महत्वपूर्ण रोल अदा करेंगी। दूसरी बात यह है कि जो उम्मीदवार अमुक चुनाव क्षेत्र से जीतेगा उसके भाव कार्यक्रम पर कड़ी निगरानी रखने का काम ये संघर्ष समिति करेंगी, और अगर उस क्षेत्र का प्रतिनिधि गलत रास्ता पकड़ता है तो उनको इस्तीफा देने का बाध्य करेंगी। इस प्रकार से जनता का अंकुश इस लोगों के ऊपर होगा और आज की तरह उच्छृंखल आज की तरह निरंकुश और स्वच्छंद वे नहीं रह पाएंगे। इस सिलसिले में एक और बात स्पष्ट करना अवश्य है कि जो संघर्ष समिति छात्रों की या जनता की बन रही है उसका काम केवल शासन से संघर्ष करना नहीं है, बल्कि उनका काम तो समाज के हर अन्याय और अनीति के विरुद्ध संघर्ष करने का काम होगा, जो भी अन्याय हो रहा है। अब जयप्रकाश नारायण जी यहाँ कुछ ऐसी बात बता रहे हैं कि एक नया पीढ़ी के लोग आए, जनता नेता बने, खड़ा हुए और तब जाकर के देश राज्य क्षेत्र का विकास करे, है ना। समितियों के लिए बराबर एक महत्वपूर्ण कार्य रहेगा। हाँ, गांव में छोटे अफसरों या कर्मचारी की, चाहे वे पुलिस के हों या अन्य किसी प्रकार के, जो घूसखोरी चलती है उसके खिलाफ तो संघर्ष होगा ही होगा। साथ साथ जिन बड़े किसानों के बेईमानी या फर्जी बंदोबस्तियों की है उनका भी विरोध किया जाएगा। समितियां करेंगी और उनको दुरुस्त करने के लिए संघर्ष करेंगी। गांव में तरह तरह के अन्याय होते हैं, मेरी कल्पना है कि ये समितियां उस अन्याय को भी रोकेंगी, अन्याय नहीं होने देगी। ये जो हमारी समिति संघर्ष समिति है नहीं होने देगी। इस प्रकार से जनता की या छात्रों की ये निर्दलीय संघर्ष समिति अस्थायी रूप से कायम रहेगी और केवल लोकतंत्र के लिए ही नहीं बल्कि सामाजिक, आर्थिक, नैतिक अथवा संपूर्ण क्रांति के लिए बहुत महत्वपूर्ण काम करेगी। ठीक है, तो मतलब जयप्रकाश नारायण जी इस तरह से जो है सो हाँ भाषण दिए, जनता को मोटिवेट किए, है ना, प्रेरणा दिए। ठीक है, तब जाकर के जो है सो किसी न किसी, ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन आपके सामने है जो आपको बनने वाला है भाई। आंदोलन के नेतृत्व के संबंध में जयप्रकाश नारायण के क्या विचार थे? आंदोलन का नेतृत्व किस शर्त पर स्वीकार? अरे आंदोलन का जब नेतृत्व हुआ ना, किसने किया? जयप्रकाश नारायण ने नेतृत्व किया था ना। लेकिन कैसे, किस स्थिति में? कि छात्रों ने छात्र आंदोलन करना चाहा। अब जब जो है नेता को मतलब जयप्रकाश नारायण जी को बोला गया कि आप इसकी अगुवाई कीजिए, मतलब नेतृत्व कीजिए, तो उसने कब स्वीकार किया कि हम स्वीकार तब करेंगे, हम आपकी बात सबकी बात सुनेंगे, लेकिन जो अंततः जो मतलब रिजल्ट निकालेंगे, जो फैसला होगा वह यही सब तो लिखना है। जयप्रकाश नारायण के छात्र जीवन और अमेरिका केना पढ़ल के केना तो छात्र जीवन कैसा था? नहीं, पहले तो गांव घर में ही अपना पढ़ाई किए,
फिर पटना कॉलेज में IISc में एडमिशन करवाए थे, है ना, पढ़ रहे थे, फिर अमेरिका किस तरह से जाए सब तो बता ही दिए थे। जयप्रकाश नारायण कम्युनिस्ट पार्टी में क्यों नहीं शामिल हुआ था, बताया ही था, है ना। पाठ के आधार पर सप्रसंग व्याख्या करने को कहेगा, ये सब अपने देख लेना, ठीक है, ठीक है। हाँ, एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ, बापू और नेहरू जी की किस विशेषता का उल्लेख जेपी ने अपने भाषण में किया। मतलब बापू के बारे में की कहने रहे, नहीं कहने रहे कि बापू जी भी अगर किसी तरह से कुछ करते थे तो हम उनका विरोध कर देते थे, लेकिन बुरा नहीं मानते थे। और किसके लिए, जवाहरलाल नेहरू जी के बारे में भी बोले थे, है ना। मतभेद होता था लेकिन उतना मतभेद नहीं होता था, बल्कि जवाहरलाल नेहरू जी मेरे बड़े भाई की तरह थे, हमको छोटा भाई, मतलब ये सब जो है क्वेश्चन, है ना, बन जाएगा। सब क्वेश्चन बना लीजिएगा, जो क्वेश्चन दिक्कत होगा हमसे पूछ लीजिएगा, ठीक है।